होटल में बुलाया है। रावी के घर में रावी अपने कमरे आकर शावर लेने के लिए चली गई। उसके दिमाग में रह रहकर रीना की बात घूम रही थी। वो नहाकर बाथरूम पहनकर चेंज रूम में चली गई और वहां से वाइट कलर सीवलेस टॉप और नीचे रेड कलर का ट्राउज़र पहनकर मिरर के सामने खड़े होकर तैयार होने लगी। उसने मन बना लिया था वो आज नेहिर को मिलकर उससे बात करेगी। लाइट मेकअप करके बेड पर रखा फ़ोन देखने लगी, जिस पर नेहिर के कॉल के साथ मैसेज था, जिसमें नेहिर उसे होटल का एड्रेस साथ ध्रुवी के मिलने के बाद लिखी हुई थी। रावी को उस मैसेज को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में वो इंसान उसकी बेटी से उसे मिले थे रहा है। उसने कंफर्म करने के लिए नेहिर को कॉल बैक किया, पर नेहिर डॉक्टर के केबिन में बैठे ध्रुवी के हेल्थ रिलेटेड दोनों डॉक्टर पूछताछ कर रहा था, जिससे उसने फ़ोन कॉल इग्नोर कर दिया। उसने एक बार भी अपने जेब फ़ोन स्क्रीन पर कॉलर आईडी देखने की जहमत नहीं उठाई। 3 कॉल करने पर भी नेहिर उसकी कॉल को रिसीव नहीं किया था। रावी समझ नहीं आ रहा था नेहिर उसे होटल में क्यों बुला रहा है। वो चाहता तो कहीं और भी बुला सकता था, पर होटल में ही क्यों? कहीं उसके दिमाग में ऐसा वैसा तो कुछ नहीं चल रहा है ना? नहीं, मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। वो जाए या नहीं यही सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में ध्रुवी का ख्याल आया। ओ गॉड, रावी तो इतना क्यों सोच रही है? वहाँ तो ध्रुवी भी होगी। उसने आगे ज़्यादा न सोचे घर से निकल कार में बैठकर उसे होटल की तरफ निकल पड़ी। डॉक्टर की बात सुनने के बाद नेहिर उनके केबिन से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ आ गया, जहां पर उसकी बेटी बड़ी बेसब्री से उसका गाड़ी में बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। नेहिर के बाहर आते ही गार्ड्स ने कार का डोर ओपन किया। नेहिर कार में आकर बैठ गया। ध्रुवी अपने डैडी देख मुस्कुराते हुए पूछने लगी, डैडी हम कब मिल रहे हैं मॉमी को? ध्रुवी ने बड़े चाहते हुए नेहिर से पूछा। नेहिर अपने बेटी चेहरे के मुस्कान देख बड़े प्यार से बोला, मैंने आपके मॉमी को मैसेज करके होटल में बुलाया है, वो वहां पर आपको मिलने के लिए आ जाएंगी, और ड्राइवर से कहकर गाड़ी होटल की तरफ लेने को कहा। ध्रुवी अपनी मॉमी को मिलने की खुशी में नेहिर के बाहों पर लपकती हुई खुशी से झूम उठी। थोड़ी देर बाद नेहिर के कार का काफिला रॉय ब्लू होटल में आकर रुक गई। ये होटल मुंबई का सबसे लग्जरी होटल में से एक था, जिसको नेहिर हाल में खरीदा था। नेहिर ध्रुवी को गोद में लिए होटल अंदर जाने लगा। उसे देखकर वहां के लोग बाकी स्टाफ मेंबर हैरानी से उसे देखने लगी। नेहिर किसी राजा महाराजा रौबदार तरीके से अंदर आ रहा था। उसके आंखों में सनग्लासेस लगाए हुए थे। वो काफी हैंडसम लग रहा था। नेहिर के अंदर आते ही होटल मैनेजर आगे आकर नेहिर को सम्मानपूर्वक ग्रीट किया। वहां का खड़ा स्टाफ नेहिर की पर्सनैलिटी देखकर पागल सा हो रहा था, पर उसकी गोद में ध्रुवी को देख वो कंफ्यूज नजरों से देखने लगे। ये बच्ची किसकी होगी? जहां तक वो जानते थे नेहिर अग्निहोत्री जाना माना बिजनेस टाइकून अभी जो तक सिंगल पड़ा है, फिर उसकी गोद में वो बच्ची किसकी है? ऐसे कई सारे सवाल उनके दिमाग में घुमाने लगे। मैनेजर नेहिर को लेकर एक आलीशान प्राइवेट रूम में लेकर गया। नेहिर के रूम आते ही वो ध्रुवी को वहां के सोफे पर बैठा दिया और लंच का टाइम होने हिसाब से नेहिर ध्रुवी के लिए खाने का ऑर्डर कर दिया। मैनेजर ऑर्डर लेकर रूम से बाहर चला गया। उसकी जाते ही ध्रुवी नेहिर को देख परेशान स्वर में बोली, डैडी मॉमी कहाँ है? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? आप फ़ोन करके उसने पूछिए ना, वो अभी तक होटल पूछेंगी। मुझे अब और सब्र नहीं हो रहा है। रिलैक्स बेबी, आपकी मॉमी अभी आती होंगी। नेहिर ध्रुवी के बालों को सहलाने हुए बोला। तभी रूम का दरवाज़ा खुला। नेहिर को लगा शायद मैनेजर लंच लेकर आया होगा, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखना ज़रूरी नहीं समझा। पर डोर पर खड़े रावी देख ध्रुवी तो गुब्बारे की तरह उछलते हुए, मॉमी आप आई, आई मिस यू सो मच, बोल रावी गोद में चढ़ गई। रावी अपनी बेटी देख उसका दिल मोम की तरह पिघल गया। वो ध्रुवी को अपने एक हाथों चेहरा थामते हुए उसके पूरे चेहरे को किस करते हुए, ओ माई लिटिल बेबी, मॉमी मिस यू अलॉट। वहीं नेहिर ध्रुवी की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर डोर पर रावी को देखा तो देखता ही रह गया। रावी उस वाइट टॉप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं अपनी बेटी ध्रुवी को ऐसे पागलों की तरफ किस करता देख पता नहीं क्यों, पर नेहिर को अपनी बेटी से थोड़ी सी जलन होने लगी। ये जलन की फीलिंग उसके अंदर कैसे आई, ये बात वो समझ नहीं पा रहा था। अब से पहले उसके दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी। ये मुझे क्या हो रहा है? नेहिर धीरे से खुद में बुदबुदाया। वहीं रावी अपनी बेटी को गोद में लिए अंदर आकर बोली, ध्रुवी बच्चा, तुम कैसे हो? क्या तुमने रात को खाना खाया? क्या तुम रात को ठीक से सो गई थी ना बच्चा? रात में रोई ज्यादा तो नहीं ना? रावी ये सवाल अपने बेटी को इसलिए पूछा क्योंकि वो अपने प्यारे टेडी बेयर ओनली को घर ही छोड़ आई थी और उस टेडी बेयर के बिना उसे नींद नहीं आती थी। इस पर ध्रुवी फटाक से बोली, मम्मी डैडी ने कल रात मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर कुछ दवाई दी, जिसे खाकर मुझे नींद आ गई। इस रावी हैरान नजरों से अपनी बेटी देखते हुए, क्या, कैसी दवाई, और किसकी कहने तुमने दवाई खाई, और क्यों? रावी हैरियत से बोली। इस ध्रुवी अपना मुंह खोलने वाली थी, तभी वहां पर नेहिर का कठोर वॉइस आई, डॉक्टर के कहने पर मैंने उसे दवाई दी थी। रावी ने झट सामने देखा, जहां नेहिर अपने दोनों हाथ जेब में डालो सोफे के पास होकर रावी को घूर रहा था। डॉक्टर मतलब?
ध्रुवी को फिर से बुखार आया था। ये बोल वो वापस अपनी बेटी देखने लगी। तुम्हें बुखार आया था बेबी? बताओ मॉमी को। ओहो मॉमी, मुझे बुखार नहीं था, मुझे सिर्फ चक्कर आई थी जिससे मैं बेहोश हो गई थी। फिर डैडी ने जल्दी से मेरे लिए डॉक्टर अंकल को फ़ोन करके बुलाया। ध्रुवी ने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देते हुए बोली। ये सुन रावी का तो मानो दिल मुंह में आ गया था। उसकी बच्ची चक्कर आकर बेहोश हो गई। वो ये बात सुन रावी और ज्यादा डर गई। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। उसे सिर्फ कमजोर के वजह से चक्कर आ गई थी। निहिर रावी तरफ चलते हुए बोल उसके सामने खड़ा हुआ। रावी ने निहिर को एक नज़र उसे घूर देखा। सामने खड़ा इंसान उसे झूठ बोल सच्चाई को छुपा रहा था। रावी को अपनी बेटी के बारे में सब बातें मालूम थी। जब भी ध्रुवी कोई बात अपने दिमाग में लिए पागल हो जाया करती थी तो उसका सीधा असर उसके दिल पर होता था, जिससे वो पैनिक होकर बेहोश हो जाती थी। तभी रूम की बेल बजी, जिसे सुन रावी अपनी ख्याल से बाहर आ गई। निहिर ने जाकर डोर ओपन किया तो सामने मैनेजर वेटर के साथ खाना की ट्रॉली लेकर साथ खड़ा था। निहिर ने उसे आंखों से अंदर आने का इशारा किया। मैनेजर वेटर के साथ मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। जब उसकी नज़र रावी पर गई तो वो उसे 2 पल वो अपनी जगह पर फ्रीज हुए रावी को देखता ही रह गया। निहिर की नज़र उस मैनेजर पर गई जो रावी को आंखें फाड़ देख रहा था, जिसे देख निहिर के तन बदन में आग लग गई। पुट द फूड हियर एंड गेट आउट फ्रॉम हियर इमीडिएटली, निहिर ने बड़े तीखेपन कहा। रावी जो ध्रुवी को देख मुस्कुरा रही थी, उसकी आवाज़ सुन उसकी तरफ देखने लगी, जहां निहिर अपने सनग्लासेस उतारकर मैनेजर को उसे खा जाने वाली नज़र से घूर रहा था। उसका कठोर जवाब सुन मैनेजर वेटर हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो बिना बोले खाने की ट्रॉली छोड़ रूम में से बाहर निकल गए। जारी है चॉकलेट केक। उसके जाते ही निहिर ने ध्रुवी को देख, आओ बेबी चलो खाना खाते हैं, बोलकर वहां पर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रावी ध्रुवी को गोद में लिए निहिर के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। निहिर ने ट्रॉली में से खाने बाउल टेबल पर रख दिया। रावी ने अपनी बेटी के लिए एक प्लेट में खाना परोसने लगी। निहिर उसके इस रिएक्शन से अपनी आंखें छोटी करके घूर के देख रहा गया। रावी ने सिर्फ ध्रुवी के लिए खाना निकाला। उसे लगा था रावी उसके लिए भी खाना सर्व करेंगी। इस औरत से आखिर उम्मीद ही क्यों कर रहा है जो मुझे खाना परोसेंगी, उसने अपने मन में कहा और उसे घूरते हुए अपने लिए खाना निकालकर खाने लगा। रावी बड़े प्यार से ध्रुवी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। उसने एक नज़र तक निहिर को नहीं देखा। उसका उसे इस तरह इग्नोर करना निहिर को अंदर में गुस्सा दिला रहा था। उसके हाथ चम्मच पर कसते जा रहे थे, क्योंकि वो ऐसा शख्स था जिसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां पागल हुआ करती, उसके साथ एक बैठक कप कॉफ़ी पीने के लिए मरती थी। वहीं रावी उसे ऐसे इग्नोर करके अपनी बेटी खाना खिला रही थी, मानो उसके लिए तो निहिर उस रूम में मौजूद ना हो। ध्रुवी जो अपनी मॉमी के हाथों से खाना खा रही थी, वो उसे देख, मॉमी आप भी मेरे साथ खाना खो ना, आपको भी भूख लगी होंगी। आप खाओ बेबी, मॉमी घर से नाश्ता करके निकली थी, मुझे भूख नहीं है। रावी अपने बेटी से साफ साफ झूठ बोल दिया, जबकि वो ध्रुवी को मिलने की खुशी बिना नाश्ता किए घर से निकल गई, यहाँ आई थी। ध्रुवी के बार बार फोर्स करने पर रावी ने थोड़ा सा ही खाना खा लिया। तीनों का लंच होने के बाद रावी ने ध्रुवी का मुंह नैपकिन से पोंछ रही थी, तभी ध्रुवी मासूम सा चेहरा बनाकर निहिर को देख, डैडी मुझे ना डेजर्ट में आइसक्रीम और चॉकलेट केक खाना है। ध्रुवी ने ललचा के नज़रों से निहिर को देख कहा। अपनी बेटी की बात को निहिर टाल ना सका, तभी रावी ध्रुवी को रोकते हुए, ध्रुवी बेबी आप चॉकलेट केक खा सकती हैं पर आइसक्रीम बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको आइसक्रीम खाने से तुरंत बुखार आ जाता है। मॉमी मैं थोड़ी सी आइसक्रीम खाऊंगी, ज़्यादा नहीं पक्का, प्लीज़ मुझे खाने दीजिए। आई सेड नो ध्रुवी, आप आइसक्रीम नहीं खाएंगी, आपके लिए मिस्टर अग्निहोत्री चॉकलेट केक मंगा देंगे, रावी ने थोड़े कड़क स्वर में कहा, जिससे ध्रुवी का मुंह छोटा बन गया। निहिर ने मुंह लटकाए ध्रुवी देखा तो उसका बिल अपनी बेटी को नाराज नहीं करना चाहता था, पर रावी के जवाब से वो उसकी हेल्थ के बारे में सोचने लगा। उसने ध्रुवी को आइसक्रीम ना खिलाकर चॉकलेट केक ऑर्डर कर दिया। कुछ ही वक्त में ध्रुवी के लिए मंगाया गया चॉकलेट केक रूम के अंदर वेटर लेकर आ गया। उसने चॉकलेट केक आकर टेबल पर रख दिया। रावी केक का बड़ा पीस निकालकर ध्रुवी के प्लेट में रख दिया। ध्रुवी चम्मच के मदद से एक बाइट अपने मुंह में डालते हुए, वाओ इट्स सो यमी, ध्रुवी ने बड़ा बाइट मुंह में ठूसते हुए कहा। अपनी बेटी के चेहरे की खुशी देखकर दोनों के होठों पर मुस्कान आ गई। ध्रुवी ने एक बाइट रावी को खिलाया और निहिर को देख, डैडी आप एक बाइट खाकर देखो, आपको ये केक अच्छा लगेगा, बोल चम्मच से भरा हुआ चॉकलेट केक ध्रुवी ने निहिर की तरफ किया, जिसे देख निहिर का मुंह बन गया, क्योंकि उसे चॉकलेट केक जरा भी पसंद नहीं था। उसको मुंह बनाया हुआ देख, ये तो बिल्कुल मेरे बेटे ध्रुव की तरह मुंह बना रहा है, रावी अपने मन में कहने लगी। ध्रुव को भी चॉकलेट की जरा सा भी पसंद था। जब रावी भी दोनों के बर्थडे पर चॉकलेट केक मंगाया करती थी, तभी ध्रुव चॉकलेट केक पहला बाइट खाने से पहले इसी तरह मुंह बनाया करता था। ध्रुवी में इतने प्यार से उसके आगे चम्मच किया तो निहिर को ना चाहते हुए उस एक बाइट ध्रुवी की खुशी के लिए खाना पड़ा। केक खत्म होने के बाद तीनों मिलकर रूम से बाहर आ गए।
ध्रुवी जो रावी के गोद में थी वो निहिर के गोद में जाने के लिए रावी को देख बोली, मम्मी मुझे डैडी गोद में जाना है। डैडी मुझे आपकी गोद में ले लो ना, ध्रुवी ने अपने दोनों हाथों से लाकर बोली। रावी अपने बेटी बात सुन दंग रह गई। एक दिन में ही निहिर ने उसके बेटी पर कौन सा जादू कर दिया जिससे वो अपनी मम्मी के गोद से उतरकर अपने डैडी के गोद में जाना चाहती थी। निहिर आगे आकर रावी के गोद में से ध्रुवी को अपने गोद में लेने लगा। इस बीच अनजाने में ही निहिर के हाथ रावी के शोल्डर के टच हो गए, जिससे रावी महसूस होते ही झट ध्रुवी को निहिर के गोद में दे झट से पीछे हो गई और उसे गुस्से से घूरने लगी। निहिर को समझ आ गया रावी अचानक पीछे क्यों गई। ये औरत जानबूझकर मेरे गुस्से को हवा देने के लिए ऐसी हरकत कर रही है, निहिर मन में गुस्से कहा। अभी अगर ध्रुवी उसके बीच में हाजिर नहीं होती तो निहिर उसे दबोचते हुए उसे पूछता उसकी दिक्कत क्या है, पर अफसोस ध्रुवी वहां मौजूद होने से वो ध्रुवी के सामने रावी के साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहता था। निहिर ध्रुवी को लिए आगे चल रहा था, वहीं रावी दोनों को घूरते हुए पीछे पीछे चल रही थी। तीनों होटल के बाहर आ गए। ध्रुवी अपने डैडी गोद में बैठी हुई बोली, डैडी। वो इतना बोल चुप हो गई। एस बेबी। ध्रुवी ने निहिर के दोनों गालों पर प्यार से अपने नन्हे हाथों रखते हुए कहा, डैडी क्या आज के दिन मैं मम्मी के साथ रह सकती हूँ? ध्रुवी ने पपी की तरह मुंह बनाते हुए कहा। क्यों बेटा, आपको डैडी के साथ उनके घर नहीं चलना? ध्रुवी को उसके डैडी के साथ जाता देख रावी के उसकी बात कहने का ठीक समय लगा। मिस्टर अग्निहोत्री, मुझे आप। रावी आगे आकर बोली थी। निहिर उसकी बात काटते हुए बोला, अभी मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं तो अपना मुंह बंद रखो। निहिर बिना रावी को देख कहा। रावी का निहिर जवाब सुनकर गुस्सा आ रहा था। बोला, बेटा क्या तुम अपने डैडी के साथ उसके घर नहीं जाना चाहती? डैडी मुझे भाई और मासी मामू से मिलना है, ध्रुवी ने बड़ी मासूमियत से कहा। निहिर कुछ देर सोचकर बोला, ओके तुम जा सकती हो, आपके लिए मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ, पर डिनर का होने पहले आप घर आ जाना बेबी, डैडी आपका घर पर इंतजार करेंगे। अपने डैडी परमिशन मिलते ही ध्रुवी खुश हो गई। सच में जा सकती हूँ मम्मी डैडी के साथ? निहिर हाँ में जवाब दिया। थैंक यू डैडी, आप बहुत अच्छे हो। एंड ध्रुवी आपसे प्रॉमिस करती है सबसे मिलकर डिनर के पहले ध्रुवी जल्दी घर आ जाएगी। ध्रुवी ने निहिर के गालों को चूमते हुए कहा। निहिर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, ओके बेबी, एंजॉय योर डे, अपना ख्याल रखना। रावी उन दोनों बाप बेटी को घूरे जा रही थी। उसे अपने बेटी बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। वो इतनी जल्दी अपने डैडी से कैसे घुल मिल गई और उसने बिना सोचे समझे उसे प्रॉमिस ही कर दिया। रावी को अपने कानों आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सामने इंसान के गोद में बैठी हुई बच्ची उसकी बेटी थी या फिर कोई और? वो वही भूत बनी खड़ी थी। दरअसल ध्रुवी बचपन से ही अपने डैडी के प्यार के लिए तरसी आई थी। उसने तो कभी सपने भी नहीं सोचा था अपने डैडी से मिलेगी। वो अपने डैडी के प्यार के लिए अंदर ही अंदर खुटती थी, पर जब कल निहिर उसे इतने लाड प्यार से अपने पास रखा तो वो अपने अंदर की फीलिंग को बाहर आने से रोक नहीं पाई। वहीं निहिर ने अपने आधे बॉडीगार्ड्स को रावी के साथ जाने को कहता है। मिस्टर अग्निहोत्री, इनकी क्या ज़रूरत है? अपनी बेटी का ध्यान मैं खुद रख सकती हूँ, आपको मेरे साथ आपके बॉडीगार्ड्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। तभी निहिर उसे टपाक से बोला, मैं तुम्हारे सेफ्टी के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को नहीं भेज रहा हूँ, अपनी बच्ची की सेफ्टी के लिए भेज रहा हूँ, तो अपना दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाओ और चुपचाप से इन्हें अपने साथ लेकर जाओ, निहिर ने गुस्से भरी टोन में कहा। रावी उसका जवाब सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो शांत होकर उससे बात कर रही है, पर यह इंसान तो उसकी इंसल्ट करके उससे बात कर रहा था। रावी का मन कर रहा था वो निहिर को 2 चमाटे रसीद दे। ध्रुवी के सामने वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे घूरकर शांत खड़ी रही। ध्रुवी निहिर के गोद में उतर रावी के पास आ गई। उसको जाता देख निहिर ऐसा को अच्छा नहीं लग रहा था, पर अपने बेटी की खुशी के लिए मजबूर था, इसलिए कुछ बोला नहीं। रावी ध्रुवी को लेकर वहां से कार में बैठकर निकल गई। निहिर भी अपने कार में बैठ ऑफिस के निकल गया। रावी अपने बेटी को लेकर घर पहुंच गई। उसे घर आता देख उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। ध्रुवी को वापस भेजने के बाद वो अपने बेटे को कैसे समझाएंगी, यही सोचकर वो घर के अंदर आ गई। रीना जो ध्रुव को लेकर स्कूल जाने के हॉल में आई थी, जब उसने मेन डोर से ध्रुवी और रावी हाथ पकड़ते हुए अंदर आता देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो मुस्कुराते हुए ध्रुवी के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर, मुझे पता था दी तुम्हें घर लेकर जरूर आएगी, वेलकम बैक बेबी, उसे टाइट हक देकर बोला। तभी ध्रुव जो स्कूल के लिए रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, ध्रुवी को घर देख वो खुश होकर उसके पास जाकर ध्रुवी को गले लगाते हुए, ओ ध्रुवी, तुम घर वापस आ गई, आई एम सो हैप्पी। पता है कल रात से मैंने तुम्हें कितना मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस किया? और तुम अपने भाई को ऐसे कैसे अकेला छोड़कर जा सकती हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बोलो। भाई आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? मैंने आप सबको बहुत मिस किया, इसलिए तो मॉमी लेकर आपको मिलने के लिए आई हूँ, ध्रुवी ध्रुव से अलग होकर बोली। ये सुन ध्रुव खुश हो गया और रावी को देख, मॉमी मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मैं आज दिन भर ध्रुवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, प्लीज, ध्रुव ने खुशी जताते हुए कहा।
रावी ने भी उसे मना नहीं किया, पर उसे अपने बेटी के चेहरे की खुशी देखकर डर लग रहा था, क्योंकि रावी ने अभी तक ये बात नहीं बताई थी। निहिर ने ध्रुवी को कुछ घंटे के लिए यहाँ पर भेजा है। रात होते ही उसे यहाँ से जाना होगा। ध्रुवी के वापस यहाँ से जाने का जिक्र सुन पता नहीं ध्रुव कितना गुस्सा करेगा। ध्रुव ध्रुवी को हाथ पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए ले गया। रीना उन दोनों को एक साथ देखकर खुशी से मुस्कुरा रही थी। वहीं रावी को देखकर, दी क्या हुआ, अब खुश क्यों नहीं है? अब तो ध्रुव वापस हमारे पास आ गई है, तो आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे है? रीना, वो ध्रुवी कुछ घंटों के लिए यहाँ पर आई है। उसके डैडी ने उसे शाम होने से पहले ही घर आने को कहा है। रीना हैरान होकर, क्या? पर क्यों? दी, आप उनसे बात करने गई थी ना, फिर क्या हो गया? आपकी बात नहीं हुई उनसे? मैं ध्रुवी के बारे में बात ही करने गई थी, पर मेरी कुछ बोलने से पहले ही उसने मेरी बात बीच में काट दी, और उसे ऐसा देखकर मुझे नहीं लगता रीना वो मेरी कोई भी बात मानेगा। रावी झुंझलाहट से बोली। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहती हैं? रावी एक गहरी सांस लेकर बोली। रीना, आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे ऐसा नहीं लगता मिस्टर अग्निहोत्री ध्रुवी को मेरे साथ रखने के लिए राजी भी होंगे। वो अब ध्रुवी को अपने आप से अलग नहीं करेंगे, और अब तो ध्रुवी को भी उसके डैडी से लगाव हो गया है। जिस तरह से वो मेरी गोद से उतरकर अपने डैडी के गोद में गई, मैं हैरान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो ध्रुवी कल अपनी मॉमी के लिए पागलों की तरह रोए जा रही थी, वही आज अचानक अपने डैडी से इतनी कैसे चिपक जाएगी। इनफैक्ट वो अपने डैडी से प्रॉमिस करके यहाँ आई है कि रात के डिनर से पहले वो घर पहुँच जाएगी। रीना रावी के बात सुनकर हैरान हो गई। उसे रावी के बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसकी दी उसे कभी झूठ नहीं बोलती थी। एक दिन में उसने ऐसा ध्रुवी पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो ध्रुवी उसके डैडी से जा लिपटी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ध्रुवी ऐसा कुछ कर सकती है। दी, मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजीब आदमी है। दोनों ने बात कर रही थी, तभी रावी का फ़ोन रिंग हुआ। रावी फ़ोन कॉल रिसीव किया। मेरी बेटी तुम्हारे साथ घर पर ठीक से पहुंच गई ना? रावी एक नज़र फ़ोन को घूर के देखती है, फिर वापस अपने कानों पर लगाकर। वो अपने भाई के साथ खेल रही है। रावी उसके बातों का जवाब देते हुए बोली, उसका ख्याल रखना, बोलकर निहिर ने फ़ोन कट कर दिया। रावी, बड़ा अजीब आदमी है। एक दिन हुआ है अपनी बेटी मिलकर और मुझे अपनी जिम्मेदारी बता रहा है। बोल तो ऐसे रहा था जैसे बचपन से आज तक इसी इंसान ने मेरे बच्चों को पाल पोस बड़ा किया हो। रावी खुद में बड़बड़ाने लगी। उसको खुद में ही बातें करता देख रीना उसे देखकर, दी, आप अकेले में ऐसे क्या बड़बड़ा रही हैं? और किसका फ़ोन था? वो मिस्टर वो अपनी बात बताने ही वाली थी, तभी वहाँ पर ध्रुव आ जाता है। थैंक यू सो मच मॉमी, ध्रुवी को वापस घर ले आने के लिए। आई लव यू मॉमी, बोल उसे लिपट जाता है। अब रीना रावी दोनों के चेहरे पर रंग फीका पड़ गया था। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रावी घुटने टेक कर ध्रुव के दालों पर हाथ रख, बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी बात सुन के बाद ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती, लेकिन ये बात बताना ज़रूरी है। ध्रुव कंफ्यूज होकर रीना को देख रावी को देखने लगाता है। क्या बात बतानी है आपको? बताएं ना मॉमी। भाई, आप कहाँ हो? ध्रुव ध्रुवी की आवाज़ सुनकर पलटकर देखता है। ध्रुवी की नज़र लिविंग एरिया में जाती है, जहां ध्रुव अपने मॉमी के साथ खड़ा था। भाई, आप नीचे मॉमी के पास क्या कर रहे हो? जल्दी ऊपर आइए ना, वो वीडियो गेम मुझसे स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप आकर उस गेम को स्टार्ट कर दीजिए ना। ध्रुवी ध्रुवी को बुलाने के लिए सीढ़ी से पर खड़े होकर बोल रही थी। ओके, आई एम कमिंग, तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर रावी को देखकर, मॉमी जल्दी बताइए क्या बात कहनी है, मुझे ध्रुवी के साथ गेम खेलने भी हैं, तो जल्दी बताइए ना। रावी रीना ध्रुव के चेहरे देखती हो अपने बहन के साथ खेलने के लिए उत्सुक दिख रहा था। रावी ध्रुव को ध्रुवी के घर जाने वाली बात बता दी तो शायद ध्रुव अभी नाराज़ हो जाता। अपने बेटे के चेहरे को देख रावी ने उसे अभी ये बात बताना ठीक नहीं समझी। फिलहाल के लिए तुम ध्रुवी के साथ खेलने जाओ, मॉमी आपसे बाद में आकर बात करेगी। ध्रुव रावी के बातों पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए वहां से ध्रुवी के साथ खेलने के लिए चला जाता है। रीना ध्रुव के खुशी भरे चेहरे को देख समझ गई। रीना रावी एक दूसरे को देख कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही शाम होने को आती हैं। ध्रुवी के साथ मज़े से खेल रही थी। तभी निहिर के बॉडीगार्ड में एक बॉडीगार्ड घर के अंदर आकर रावी से ध्रुवी को उनके साथ भेजने को कहता है। रावी लिविंग एरिया में टंगी घड़ी को देखती है, जिसमें 5:45 बज रहे थे। रावी उसे नीचे इंतजार करने को बोलती है और अपनी भारी कदमों से ध्रुव के कमरे की तरफ चली जाती है। रावी अंदर आती तो दोनों बच्चों को देख हैरान हो जाती है। दोनों बच्चे खेलते खेलते कारपेट पर एक दूसरे के अगल बगल सो रहे थे। रावी का दिल बिल्कुल नहीं था अपने दोनों बच्चों को उठाने का। तभी वहां पर निहिर का बॉडीगार्ड अंदर आ जाता है। उसे देखकर रावी चिढ़ते हुए, तुम्हें ऊपर किसने आने को कहा? मैंने तुम्हें नीचे खड़ा होकर इंतजार करने को कहा था ना। रावी उसके पास जाकर धीरे से गुस्से में बोली, बॉडीगार्ड सर झुकाकर,
सॉरी मैडम, सर का अभी फ़ोन आया था। उन्होंने ध्रुवी बेबी के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे ध्रुवी का इंतज़ार करने के लिए नीचे खड़ा रहने को बोला है। मेरे इतना कहते ही उन्होंने कहा है कि आप उन्हें हमारे साथ भेजने के लिए झिझक करेंगी, तो उन्होंने मुझे ऊपर जाने को कहा है, इसलिए मैं ऊपर चला आया। ये सुन रावी गुस्से भर गई। उसका मन कर रहा था वो निहिर के साथ इसका भी गला दबा दे, पर अफसोस वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। बॉडीगार्ड ने सोती हुई ध्रुवी को देखा, फिर रावी को देखकर, मैडम, मैं ध्रुवी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, कहकर वो आगे बढ़ा। तभी रावी उसका रास्ता रोकते हुए बीच में आ गई। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मेरी दोनों बच्चे सो रहे हैं और उन्हें उठाने की कोशिश भी मत करना। मेरी बच्ची की नींद खुल गई तो वो रोना शुरू कर देगी। मैडम जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं बेबी जी को ध्यान से अपने गोद में लूंगा, जिससे उनकी नींद न खुले। तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? देख रहे हो अभी मेरी ध्रुवी कितने गहरी नींद में सो रही है, फिर भी तुम उसे उठाकर ले जाने की बात कर रहे हो? रावी गुस्से में कहने लगी। मैडम, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बस अपने सर का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं समय से घर नहीं पहुँचा तो सर बहुत गुस्सा करेंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे अपना काम करने दीजिए। बोलकर वो रावी के साइड से आगे बढ़ जाता है और ध्रुवी को ध्यान से अपने गोद में लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं रावी की आंखों में आंसू भर जाते हैं, वो चाहते हुए भी उसे रोक नहीं सकती थी। तभी वो झट से आगे आकर ध्रुवी के माथे पर किस करते हुए बोली, तुम अब जा सकते हो। बोल उसने मुंह फेर लिया, क्योंकि ये बात उसने अपने दिल में पत्थर रखकर कही थी। वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए पलट गई, पर उसकी आंखों में उसकी फीलिंग को कंट्रोल नहीं सकी। उसकी आंखों में पानी की धारा बहने लगी। वहीं बॉडीगार्ड ध्रुवी को लेकर वहां से निहिर के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठकर निकल पड़ा। रावी अपने आंसू पोंछते हुए ध्रुव को उठाकर बेड पर लेटाया। रावी हालातों से मजबूर थी जिसे वो अपनी खुद की बेटी को रोक भी नहीं सकी। वहीं दूसरी तरफ बॉडीगार्ड ध्रुवी को लेकर घर के अंदर आ गए। बॉडीगार्ड्स ने निहिर को ध्रुवी घर आने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिसे सुनकर निहिर अपने ऑफिस से आज जल्द घर पर आ गया। ध्रुवी अभी चैन की नींद अपने नए कमरे में सो रही थी, इस बात से बेखबर कि वो अभी अपने पापा के घर पर सो रही थी। वहीं निहिर घर आते ही तेज कदमों से अपने बेटे के कमरे में आ गया, जहां उसकी बेटी बड़े प्यार से उसके लिए लाए गए किंग साइज बेड पर सो रही थी और मीना ताई उसकी देखरेख करने के लिए वहां पर बैठी हुई थी। निहिर उसके पास जाकर उसके माथे को चूमता है। मीना ताई उसे इतनी जल्दी घर में देख हैरान थी। जो इंसान हमेशा लेट घर आया करता था, आज वही इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? हो ना हो ये पहला बदलाव उनकी बेटी के आने के बाद ही हुआ है, मीना ताई अपने मन में सोचने लगी। निहिर ध्रुवी को देख मीना ताई को ध्रुवी का ख्याल रखने का बोल कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जारी है। रोना बंद करो। ध्रुवी जो नींद में करवट बदल रही थी, उसको बार बार यहाँ वहाँ होता देख मीना ताई ने उसके आसपास कुंशन लगा दिए। निहिर फ्रेश होकर ध्रुवी के कमरे में आ गया। जब वो कमरे में आया तब अचानक उसका फोन बज उठा, जिसकी आवाज़ सुन ध्रुवी की नींद टूट गई। निहिर को कॉल करने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बिना नाम देखे अपने कॉल को कट करते हुए फ़ोन को साइलेंट मोड में डाल दिया। ध्रुवी आवाज़ सुनकर बेड से उठते, मम्मी आप कहाँ हो? ध्रुवी आंखें मसलते हुए बोली। पर जब उसने पूरे आंखें खोलकर निहिर को सामने पाया तो वो हैरान हो गई। वो अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाने लगी। भाई कहाँ है और मैं यहाँ कब आई? मम्मी कहाँ है? बोलते वक्त उसका गला रोध गया। अचानक बिना अपने मम्मी से मिले यहाँ पर आने से उसे दुख होने लगा। ध्रुवी बेबी, तुम रो क्यों रही हो? आप तो आपके डैडी घर पर हो, बोल निहिर उसके पास आ गया। पर डैडी, मैं तो भाई के साथ खेल रही थी, तो फिर यहाँ मम्मी कहाँ है? ध्रुवी, मम्मी उनके घर है और भाई भी उनके साथ है। ये सुनकर ध्रुवी को रोना आ जाता है। मुझे भी मम्मी भाई के पास जाना है, ध्रुवी रुआसी आवाज़ में बोली। ध्रुवी, तुम थोड़ी देर पहले ही तो अपने मम्मी और भाई से मिलकर आई थी ना, तो आप कब क्या रो रही हो बेबी? आप मुझे यहाँ कैसे लेकर आ गए? मैं तो खेलते खेलते भाई के साथ सो गई थी, तो मैं यहाँ कैसे आई? कौन लेकर आया मुझे यहाँ? मैंने आपके लिए जो बॉडीगार्ड्स भेजे थे, उनमें से एक बॉडीगार्ड अंकल मेरे कहने पर आपको नींद में ही उठाकर यहाँ लेकर आए। ये सुन ध्रुवी तेजी रोने लगी। आपने ऐसा कैसे कर सकते हैं डैडी? मुझे मम्मी से मिलना था और भाई के साथ खेलना था। ध्रुवी को नींद में लेकर आने से बुरा लगा, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अचानक उसके डैडी के कहने पर उनके बॉडीगार्ड उसे नींद में उठाकर यहाँ पर लेकर आए। वो अपनी मम्मी से ठीक से मिली भी नहीं थी और वो अपने भाई के साथ और देर तक खेलना चाहती थी। उसका रोना देख निहिर को समझ नहीं आ रहा था कि अब ध्रुवी को अचानक क्या हो गया, वो रावी के लिए क्यों रो रही हैं। निहिर उसे अपने गोद में लिए, ध्रुवी बेबी आप रोना बंद करो प्लीज़, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बोल निहिर उसके आंखों में आंसू साफ किए। मुझे अभी मम्मी और भाई के पास जाना है, ध्रुवी जिद करने लगी। इस पर निहिर उसके चेहरे को देखकर बोला, तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, सुबह ही तुम अपनी मम्मी से मिली थी ना, तो फिर अब क्यों जिद कर रही हो वहाँ जाने की, बताओ मुझे। निहिर उसे हल्के गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता डैडी, मुझे अभी के अभी इसी वक्त मम्मी से मिलना है,
ध्रुवी थोड़ा तेज आवाज में जिद करते हुए बोली, जिसे सुन निहिर को गुस्सा आ गया। उसको जरा भी ये बात हजम नहीं हुई कि उसकी अपनी बेटी उस पर इस तरह से आवाज ऊंची बदतमीजी से बात करे। वहीं खड़ी मीना ताई भी उसकी तेज आवाज सुन डर गई। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहीं। शट अप ध्रुवी, ये क्या तरीका हुआ अपने डैडी से बात करने का? तुम अपनी मम्मी से भी इतने जोर से चिल्लाकर बात करती हो? वेयर इज योर मैनर्स, टेल मी। निहिर उसे गोद उतारकर बेड पर बैठाते हुए दोनों हाथों से पकड़ उसे पूछने लगा। उसकी गुस्से भरी आवाज सुन ध्रुवी अंदर तक डर से हिल गई। आज तक उसे किसी ने भी इतने गुस्से में नहीं डांटा था, क्योंकि रावी जब भी कभी ध्रुवी पर गुस्सा हो जाता करती थी या फिर उन्हें डांट फटकार लगाती थी तो रीना नहीं तो ऋषभ हमेशा उन्हें आगे आकर बचाने आया करते थे, जिससे रावी को उन्हें डांटने का या गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलता था। और आज यहाँ तो उसके साथ कोई मौजूद नहीं था, ना ही उसका मामू था और ना ही उसकी मासी थी, जिसका एहसास होते ही ध्रुवी के आंखों में आंसू आने लगे। वो रोते हुए बोली, आई हेट यू डैडी, आपने मुझे पर फिर से गुस्सा किया, आपने मुझे डांटा, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अभी के अभी इसी वक्त मम्मी भाई के पास जाना है, बोलकर वो रोने लगी। उसको इतना तेज रोता देख निहिर को खुद पर गुस्सा आने लगा। उसका मन कर रहा था वो अपना सर दीवार पर मार दे। वो कैसे अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठा। निहिर फिर उसे अपने गोद उठाकर शांत करने की कोशिश करने लगा। ओके बेबी, डैडी को माफ कर दो, डैडी को आपके बोलने तरीके से गुस्सा आ गया बेबी, आपको इस तरह अपने बड़ों के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी बैड मैनर्स बेटा, आपके मम्मी आपको इतना भी नहीं सिखाया, किसी पर भी ऊंची आवाज में बात नहीं किया करते। निहिर उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोला। निहिर को ध्रुवी से कहीं ज्यादा रावी पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने उसके बच्चे को ठीक से संस्कार नहीं दिए, जिसकी बदौलत वो आज इतनी जिद्दी हो गई है। ध्रुवी निहिर के गुस्सा करने पर अब शांत बैठने वालों में से कहाँ थी। एक बार अगर वो अपना रोना शुरू कर देती थी तो उसे चुप करना इतना आसान नहीं था। निहिर को पहले ध्रुवी को देख अब आसान लग रहा था, पर अभी की सिचुएशन देख उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। उसकी बेटी एक पल में बदल गई, जिसे समझ पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वहीं मीना ताई आगे आकर ध्रुवी को शांत करने की कोशिश करने लगी, पर ध्रुवी उनकी कहने पर भी शांत नहीं बैठ रही थी। वहीं रावी के घर पर ध्रुव की नींद खुली तो ध्रुवी को घर में ना पाकर उसने पूरे घर को अपने सिर पर उठाकर रखा था, जिससे रिना रावी दोनों परेशान हो गई थी। रावी ध्रुव को गोद में बैठाया था। मम्मी, आपने फिर ध्रुवी को उन्हें ले जाने दिया, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं ठीक से ध्रुव के साथ खेला भी नहीं था। रावी ध्रुव का सिर सहलाते हुए बोली। बेटा, मैं सुबह तुम्हें यही बताने वाली थी, ध्रुवी थोड़े घंटों के लिए घर पर आई थी, पर ध्रुव रावी के बातों को बीच में काटते हुए बोला, तो मम्मी आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे ये बात पता होती तो मैं उसे यहाँ कभी नहीं जाने देता, आपने मुझे ये बात क्यों छुपा कर रखी? ध्रुव गुस्से में कहने लगा। वो इसलिए नहीं बता पाई ध्रुव, क्योंकि हम दोनों आपके चेहरे पर आई खुशी को नाराजगी में बदलना नहीं चाहते थे, जिस वजह से हमने ये बात छुपा कर रखी। रिना ध्रुव को समझाते हुए रावी के बगल बैठ गई। आप दोनों ने मुझे ये सच छुपाना, मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी। जब तक ध्रुवी फिर से वापस घर नहीं आती तब तक मैं आप दोनों से किसी बात नहीं करूंगा, बोल वो वहां गुस्से में रावी के गोद उछलकर से तेजी से रोते हुए भाग गया। रिना रावी दोनों ध्रुव की बात सुनकर परेशान हो गई। ध्रुव अपने बातों पर अटल था। वो अगर कोई बात तय कर लेता तो वो वहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। दी हमें ध्रुव को शांति से समझा होगा, वरना सारी बातें बिगड़ जाएगी। मैं क्या करूं रिना, मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मैं अपने बेटे को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कितनी बदकिस्मती माँ हूँ मैं। एक तरफ मेरी बेटी मुझसे दूर गई है और दूसरी तरफ मेरा बेटा अपनी बहन से अलग होने पर अपनी मम्मी से बात नहीं करना चाहता, रावी हताशा होकर बोली। रिना उसके कंधों पर हाथ रख उसे दिलासा देते हुए, दी आप इस तरह से हार मान जाओगी तो ध्रुव को कौन संभालेगा? आपको ध्रुव के लिए खुद को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी बात से उसे मना सकेंगे। बी स्ट्रांग दी। रावी रिना को देख रही थी। उसे इस तरह देख रिना बोली, आप इस तरह क्यों देख रही हूँ दी? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुमने कुछ गलत नहीं कहा रिना, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ तुम अब समझदार होती जा रही हो, बड़ी हो गई हो तुम, और साथ ही समझदार। रावी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली। रिना भी मुस्कुराते हुए, इस समझदारी का क्रेडिट आपको जाता है, आपके साथ रहकर थोड़ी बहुत मैं समझदार हो गई हूँ, वरना समझदारी और मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था। दोनों अपनी बात खत्म करके कमरे बाहर आकर ध्रुव को ढूंढने के लिए बाहर आ गई। रिना रावी दोनों उसे समझाने के लिए कमरे बाहर जाकर उसे ढूंढने लगी, पर ध्रुव वहां कहीं नहीं था। रावी रिना दोनों ध्रुव को घर के हर कोने में ढूंढने लगे, पर ध्रुव ने कहीं नहीं मिली। दी कहीं ध्रुव नाराज होकर घर से बाहर तो नहीं चला गया ना? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। माना वो गुस्से में है, पर घर छोड़कर नहीं जा सकता। पर रिना की बात सुनकर रावी के दिल घबराने लगा। दी मैं सिक्योरिटी फोन करके पूछती हूँ, क्या उन्हें ध्रुव को बाहर निकलता हुआ देखा क्या? हाँ, जल्दी फोन करो उसे और पूछो। रिना ने लैंडलाइन से सिक्योरिटी गार्ड्स को फोन किया। सिक्योरिटी गार्ड जो सो रहा था वो कॉल उठाकर, हेलो, कौन?
उसकी नींद भरी आवाज़ सुनकर रिना को गुस्सा आ गया। वो लगभग सिक्योरिटी गार्ड्स को चिल्लाते हुए, तुम अपनी ड्यूटी सोकर करते हो, ये कोई टाइम है सोने का? इस पर सिक्योरिटी गार्ड हड़बड़ाते हुए, जी नहीं मैडम, वो तो बस मैं अभी के अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करके बताओ ध्रुव घर से बाहर गया था या नहीं। रिना तेज आवाज गुरती हुई बोली। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक की, जिसमें उसे ध्रुव घर से बाहर निकला हुआ कहीं नहीं नजर आया। मैडम, ध्रुव बाबा घर से बाहर नहीं निकले हैं, वो अंदर ही कहीं छुपे होंगे, आप ठीक से चेक कीजिए। रिना बिना कुछ बोले ने गुस्से से फोन कट कर दिया। रावी रिना को पूछने लगी, क्या कहा सिक्योरिटी गार्ड्स में? क्या सीसीटीवी फुटेज में ध्रुव बाहर निकलता हुआ दिखा? रिना ने अपना सिर ना में हिलाया। अब तो दोनों के चेहरे पर पसीने आने लगा। रावी अपने सिर पर हाथ रखकर, कहाँ गया ये लड़का? कहाँ पर जा सकता है ये लकड़ा? कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। इसे आज तक मैंने डांटा नहीं था, इसलिए उसने मेरे प्यार का गैरफायदा उठाया है। मिलने दो उसे, आज तो उसकी खैर नहीं, आज उसे बताती हूँ उसकी मम्मी क्या चीज़ है। रावी गुस्से से तिलमिला हुए बोली। अब रिना की बोलती बंद हो गई थी। रावी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ध्रुव उसके और ऋषभ के प्यार में हद से ज्यादा बिगड़ गया था। इस बात का एहसास आज रिना को भी हो गया। तभी रिना के दिमाग की बत्ती जली। दी, हमने घर के पीछे वाले गार्डन में दिखाई नहीं, शायद ध्रुव वहां चला गया हो, और ऊपर से वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हमें एक बार वहां जाकर चेक कर लेना चाहिए। दोनों घर से निकलकर पूल साइड में जाने लगी। दोनों नजरें यहां वहां घुमाते हुए ध्रुव को आवाज देने लगी। तभी रावी की नजर स्विमिंग पूल पर गई, जहां ध्रुव अपने दोनों पैर पानी में डाले सिर नीचे झुकाकर सो रहा था। रावी को अपने बेटे को इस हालत में देख उसका दिल पसीज गया। अपने बेटे को इतना उदास देख उसका गुस्सा शांत हो गया। वो अपने आंसू पोंछते हुए उसके पास जाकर बैठ गई। ध्रुव को एहसास हुआ कि कोई उसके बगल में आकर बैठा है, पर उसने नजर उठाकर भी रावी को देखा नहीं। अपने बेटे को अपने तरफ ना देख रावी का दिल ठिठक गया। सॉरी बेटा, मम्मी आपकी खुशी के लिए सेल्फिश हो गई थी। मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं बेटा, इसलिए वो आपके चेहरे पर मुस्कान को गायब नहीं करना चाहती थी। मम्मी को नहीं पता था ये बात जानकर मेरा बेटा मुझसे इतना रूठेगा कि वो मम्मी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। बोलकर उसके आंसू बाहर निकल ध्रुव के हाथों पर गिर गए, जिसे ध्रुव सिर ऊपर कर नम आंखों से रावी को देखा, जो उसके तरफ देख रो रही थी। उसकी आंसू देख ध्रुव को काफी बुरा लगा। वो रावी को हर्ट नहीं करना चाहता था, पर उसे अचानक नींद में उठने के बाद ध्रुवी को घर में ना देख गुस्सा आने लगा। ध्रुव को अपनी मम्मी की हालत देखी नहीं गई। वो झट उसे पकड़कर रोता हुआ बोला, मम्मी सॉरी, प्लीज़ आप ध्रुवी को वापस घर लेकर आइए ना, मुझे उसके साथ हमारे घर रहने हैं, प्लीज़ उसे लेकर आइए। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवी सोते हुए फिर से बेहोश हो गई थी, जिससे निहिर अंदर तक हिल गया। डॉग की टीम आकर ध्रुवी को चेक कर रहे थे। चेक करने के बाद डॉक्टर निहिर के सामने खड़े होकर, क्या बच्ची किसी बात को लेकर परेशान है? अगर है तो प्लीज़ आप उसका ज़्यादा ध्यान रखिए। तभी उनमें से एक डॉक्टर निहिर को देख, मिस्टर अग्निहोत्री, मैं ध्रुवी की रिपोर्ट की जांच की है। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, जितना हो सके आप अपने बच्चे को खुश रखने की कोशिश करिए। वो किसी बात को लेकर खुश होती है तभी उसके हेल्थ में अच्छे सुधार होंगे, वरना आप खुद जानते हैं। निहिर इस समय शांति से डॉक्टर की बात सुन रहा था। डॉक्टर ध्रुवी को दवाई देकर वहां से निकल गए। निहिर ध्रुवी लेकर अपने कमरे में आ गया और अपनी बेटी को नाजुक फूल की तरह बेड पर लिटा दिया। ध्रुवी अभी बेहोश थी। वहीं मीना ताई निहिर को देखकर बोली, निहिर बाबा, ध्रुवी अभी सिर्फ 5 साल की बच्ची है और उसे हमसे भी कहीं ज्यादा उसकी माँ की सख्त ज़रूरत है। आप खुद उसकी हालत देख रहे हैं कि वो अपनी माँ के पास जाने के लिए कितनी तड़प रही है। उसे देखकर मुझे दानिश बाबा की याद आ गई। मीना ताई के मुंह से अचानक ये बात निकल गई। मीना ताई के शब्द उसके कानों पर पड़ते निहिर अपनी जगह पर जैसे थम गया। उसके सामने 25 साल पुराना का मंजर याद आने लगा। मीना ताई इस बारे में अभी कुछ ना बोले, इसलिए वो मीना ताई की तरफ बिना देखे उन्हें बोला, ताई, रात हो गई है, आप अपने कमरे में सोने चली जाइए, मैं ध्रुवी का ख्याल रखूंगा, आप सोने जाइए। मीना ताई भी उसके दिल की हालत समझ गई। उन्होंने अनजाने में ही उसके दिल के घाव को ताज़ा कर दिया। उन्हें लगा उसे इस समय कुछ ना बोलकर अकेला छोड़ देना ठीक है। आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, बोल वो कमरे से बाहर चली गई। निहिर बेड पर लेटे ध्रुवी का चेहरा देखने लगा, जो रोने की वजह से फीका नजर आ रहा था। मीना ताई की कही बातों ने उसके दिल में पुराने घाव को ताज़ा कर दिया था, जिससे उसके सामने दानिश का चेहरा घूमने लगा। वो इस मंजर को कभी याद नहीं करना चाहता था, अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं। निहिर खुद को शांत करने के ड्रार में से सिगरेट की पैकेट लेकर बालकनी की तरफ चला गया। बालकनी में आकर वो चांद को देखते हुए अपने होठों तले सिगरेट के लंबे लंबे कश भर रहा था। उसके सामने वो मंजर आने लगा जब उसके माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब दानिश महज 3 साल का था और निहिर 7 साल का था।
निहिर को अपनी माँ बाप के मौत के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गया था। पर वहीं दानिश छोटा होने की वजह से समझ नहीं पा रहा था। वो बार बार अपनी माँ के पास जाने के लिए रोता जा रहा था। उसने रोकर अपनी पूरी आंखें लाल कर दी थी। उस वक्त नमित 5 साल का था। उसे भी मौत क्या होती है ये बात पता थी, और तविक सिर्फ 2 महीने का था। दानिश की हालत देखकर उसकी चाची ने अपने नन्हे बेटे को भूलकर दानिश को गले लगाकर शांत करने की कोशिश करने लगी। उनका पूरा ध्यान तविक से हटकर दानिश की हालत पर गया था। वहीं दानिश इतना जिद्दी था कि वो किसी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे सिर्फ उसकी माँ चाहिए थी किसी भी हालत में, जिसके लिए वो पागलों की तरह माँ को अपने पास बुलाने के लिए रोए जा रहा था। ठीक उसी तरह जिस तरह उसकी बेटी अपनी माँ से मिलने और देखने के लिए तड़प रही थी। निहिर उन कड़वी यादों को अपने दिल से निकालने के लिए सिगरेट का पूरा पैकेट खत्म कर देता है, पर फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। तभी उसके कानों पर ध्रुवी की रोने की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर वो तुरंत सिगरेट को बालकनी से बाहर फेंककर कमरे में वापस आ गया, जहां उसकी बेटी रोते हुए उठ बैठी थी। निहिर एक गहरी सांस लेकर उसके पास जाकर उसे प्यार से उठाकर अपने गोद में लिए। ध्रुवी बेबी, प्लीज़ चुप हो जाइए। आपके डैडी को आपका रोना अच्छा नहीं लग रहा है। आप डैडी से क्या चाहते हो बेटा, बताइए डैडी को। डैडी आपकी विश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ध्रुवी रोते हुए बोली, मुझे मम्मी भाई दोनों अपने साथ हमेशा के लिए चाहिए। मैं उन दोनों के बिना नहीं रह सकती डैडी, ध्रुवी रोकर सिसकते हुए बोली। निहिर ध्रुवी को एक नज़र घूरा, फिर कुछ सोचकर, ठीक है, अगर तुम रोना बंद करोगी तो मैं तुम्हारी मम्मी और भाई को हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रखूंगा। उसकी बात को समझने के बाद ध्रुवी एकदम से चुप होकर निहिर को देखने लगी। आप सच कह रहे हो ना डैडी? आपके डैडी आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे बेटा। ओके, तो आप प्रॉमिस करो जल्द से जल्द मेरी विश पूरी करेंगे। निहिर अब पूरी तरह से खामोश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो करने जा रहा है तो सही है या नहीं। मैं आपको तभी आपको प्रॉमिस करूंगा जब आप खाना खाकर अपनी दवाई लोगी। ध्रुवी एक नज़र उसकी आंखों में देखकर, ओके डैडी, ध्रुवी आपकी बात मानेगी, पर उसके बाद आपको भी मेरी बात माननी होगी। निहिर फीकी मुस्कान देकर उसे बेड पर बैठा देता है और वहां पर एक बटन प्रेस करता है। थोड़ी देर बाद एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर कमरे के अंदर आ गई और खाना कमरे में रख वापस चली गई। निहिर ने उसे जैसे तैसे करके खाना खिला दिया और उसका मुंह साफ करते हुए बोला, ध्रुवी बेबी, डैडी को कुछ दिन का टाइम दो जिससे वो आपकी विश पूरी कर सके। ऑफिस में आ जाओ। रावी के घर में लाख समझाने के बाद ध्रुव शांत हो गया। रीना उसे गोद में लेकर घर के अंदर आ गई। उसके पीछे ऋषभ घर आ गया। दी, दोनों ने पीछे पलट कर देखा। ऋषभ दोनों को देख, इतनी रात को आप दोनों कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गई थी आप? तभी उसकी नज़र रीना के गोद में ध्रुव पर गई। और ये क्या ध्रुव, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई हैं, तुम रो रहे थे, क्या आपको दी ने डांटा? रीना, ऋषभ ध्रुव से बात पूछते रहना, अभी खाना खाते हैं, रात काफ़ी हो गई है। जाओ, जाकर कमरे में फ्रेश होकर आ जाओ नीचे। जाओ, मैं मेड को खाना लगाने के लिए बोल देती हूँ। रीना ने उसे देखकर कहा, मैं खाना बाद में खा लूंगा, पहले मुझे ये पता चले ध्रुव की आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं और आप दोनों कहाँ आ रही हो। रीना, हम दोनों घूमने नहीं गए थे, वो हमसे नाराज़ होकर गार्डन में चला गया था, बस उसे ढूंढने के लिए उस तरफ गए थे। ध्रुव को ढूंढने के लिए? पर उसे ढूंढने के लिए क्यों गए थे? वो ध्रुवी के घर से अचानक जाने से गुस्सा हो गया था। ऋषभ, ध्रुवी की वजह से? मतलब आप कहना क्या चाहती हो? ऋषभ दोनों को देख हैरान नज़रों से पूछने लगा। रावी, आज ध्रुवी थोड़े समय के लिए घर पर आई थी। जब वो घर आई तो ध्रुव एक साथ खेलते खेलते सो गए और मिस्टर अग्निहोत्री के कहने पर उनके बॉडीगार्ड्स घर के अंदर आकर ध्रुवी को नींद नहीं उठाकर ले गए, जिससे ध्रुव हम दोनों पर नाराज़ हो गया। उसके बहन को हम दोनों ने रोका क्यों नहीं, नाराज़ होकर अकेले गार्डन में बैठा था। ऋषभ चौंकते हुए, आपका मतलब ध्रुवी घर आई थी और आप दोनों में से मुझे ये बात किसी ने भी पता नहीं, ज़रूरी नहीं समझी? क्यों दी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी अपनी किटी से मिलना चाहता था। रावी उसके बातों का जवाब देते हुए, मैं तुम्हें तुम्हारे काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, अगर तुम्हें ये बात पता चलती ध्रुवी घर आई है तो तुम 1 मिनट भी वेट्स ना करते हुए अपने सारे काम छोड़ छाड़ के दौड़ते हुए घर आ जाते, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ऋषभ मुंह बताते हुए, ओ गॉड दी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप दोनों उससे मिल लिए, पर मैंने मेरी किटी को 2 दिन से नहीं देखा। और ध्रुव ने ठीक ही कहा, आप दोनों उसे इस तरह से कैसे जाने दे सकते थे? मैं घर पर होता तो उसे इस तरह से जाने नहीं देता। मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी, मैं आपसे नाराज़ हूँ। रीना, ऋषभ, दी पहले परेशान है, तुम उन्हें अपनी बातों से और परेशान मत करो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक पर बाद में बैठकर बातें करते हैं। पहले खाना खा लेते, फिर आराम से मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दे दूंगी। अब जाओ और फ्रेश होकर आ जाओ।
ऋषभ ने जब ख्याल आया कि रावी की तबीयत सच में ठीक नहीं है तो वो ज्यादा ना बोल अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। वहीं निहिर के कहने पर ध्रुवी थोड़ी देर शांत हो गई थी, पर फिर वो रावी के पास जाने के लिए जिद कर रही थी, जिससे निहिर परेशान हो गया था। उसका मन बहलाने के लिए निहिर उसे बाहर गार्डन की तरफ ले गया। रात का समय होने के कारण बाहर का मौसम ठंडा था। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वहीं निहिर ध्रुवी गोद में थी। निहिर उसे गोद में लेकर अपने एक हाथ से आसमान में इशारा करते हुए चांद तारे दिखाने लगा। पूरा काला आसमान तारों से सजा हुआ था। ध्रुवी का मन उन तारों को देखकर और भारी हो गया। जब भी ध्रुवी को नींद नहीं थी तो रावी उसे इसी तरह बालकनी में ले जाकर आसमान में टिमटिमाते तारे दिखाती थी और तारों के बारे में तरह तरह की बातें उसे बताया करती थी, जिससे वो खुश होकर जल्दी सोया करती थी। अपनी माँ को याद करते फिर से उसके आंखों में पानी भर गया। निहिर ध्रुवी का रोता हुआ चेहरा देखते हुए उसे लगा उसकी बेटी को तारे देखना पसंद नहीं था, इसलिए वो प्यार से, ध्रुवी बेबी, क्या आपको तारे देखना पसंद नहीं है? अगर नहीं पसंद तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अंदर चले जाते हैं। प्लीज तुम भी रोना बंद करो बेबी, आपको रोता हुआ देख डैडी और परेशान हो जाते हैं बेटा। निहिर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब ध्रुवी को कैसे समझाए, कैसे उसका रोना बंद कर दे। तभी मीना ताई उसके तरफ आकर, निहिर बाबा, ये क्या, आप ध्रुवी को इतनी रात को बाहर ठंड में घूमने के लिए क्यों लेकर आए? इससे तो ध्रुवी बेबी की और तबीयत खराब हो जाएगी। मीना ताई ने तुम दोनों को खिड़की से ही देख लिया था, तब वो ध्रुवी को बाहर ठंड में देखकर चौंक गए और तेजी नीचे गार्डन की तरफ आ गई। तभी निहिर को होश आया, उसकी बेटी तो बीमार है, वो उसे इस हालत में कैसे बाहर लेकर आ सकता है। तभी मीना ताई ने अपने हाथों में लाई शॉल ध्रुवी को लपेट दी। मीना ताई ने निहिर को इस बात कुछ और नहीं कहा, क्योंकि निहिर को मालूम नहीं था बच्चों को किस तरह से संभाला जाया करता है, कैसे उनकी देखभाल देखरेख करी जाती है। वो सिर्फ अपनी बेटी का मन बहलाने के उद्देश्य से उसे नीचे गार्डन में लेकर आया था, ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से अपनी माँ का ख्याल छोड़ दे। पर ध्रुवी की तबीयत को देखकर उसे समझ आ गया कि आगे उसे और सावधानी से अपनी बच्ची का ध्यान रखना होगा। मीना ताई के कहने पर निहिर ध्रुवी को लेकर घर के अंदर लेकर गया और उसे अपने साथ सुलाने के लिए चौथी मंजिल पर आ गया। ध्रुवी को बेड पर लिटाकर निहिर ने उसे दवाई खिलाई, पर ध्रुवी दवाई कड़वी होने के कारण बार बार मुंह फेरे जा रही थी, जिससे निहिर को गुस्सा आ रहा था। पर फिर भी अपनी बेटी की तबीयत को देखकर उसे शांत ही रहना था। एक पल के लिए वो सोचने लगा कि रावी कैसे हैंडल करती होगी ध्रुवी को। अभी उसने सिर्फ ध्रुवी को देखा है, जब निहिर ध्रुव को जानेगा तो पक्का अपना सिर फोड़ देगा। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार ध्रुवी ने दवाई खा ली, जिससे निहिर सुकून की सांस ली। वो ध्रुवी के बालों सहलाते हुए उसे सुना रहा था। आधे घंटे में ध्रुवी को नींद आ गई। वो हाथ पैर फैलाए सो गई। उसके सोते ही निहिर ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और रूम टेम्परेचर का एसी नॉर्मल मोड पर रख दिया। निहिर आंखें बंद करके किसी गहरी चिंतन में लगा हुआ था। देखने पर वो सो रहा था, पर उसका दिमाग में कई सारी बातें घूमने लगी। सोचते सोचते उसकी भी आंखें लग गई। अगली सुबह निहिर जल्दी उठकर अपने रोज के शेड्यूल हिसाब से जिम जाकर ऑफिस के लिए रेडी हो गया। ध्रुवी दवाई के असर से अभी तक सो रही थी। उसे ध्रुवी के विश के बारे में सोच विचार करना था और कल घर जल्दी आने की वजह से उसका काम भी बहुत पेंडिंग था। इसलिए वो मीना ताई को बुलाकर ध्रुवी का ख्याल रखना बोल अपने ऑफिस जाने के लिए कार में बैठ निकल गया। वहीं रावी के घर में रावी सुबह उठकर ध्रुव को देखने के लिए उसके कमरे में आई तो पाया ध्रुव का माथा आग की भट्टी की तरह तप रहा था। रावी ने झट से उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख दी। वो ध्रुव को लेकर टेंशन में आ गई। ध्रुव जल्दी बीमार नहीं पड़ता था, पर जब भी पड़ता था वो जरूरत से ज्यादा कमजोर हो जाता था। कल रात ज्यादा देर से पानी में बैठने वजह से ध्रुव को ठंड लग गई थी, जिससे उसको बुखार आया। उसने ध्रुव को वॉशरूम में जाकर गीले पानी से पूछा, फिर उसके लिए मेड को कॉल करके ध्रुव के कमरे में ब्रेकफास्ट लाने को कहा। मेडम गरम दूध के साथ ब्रेड ऑमलेट लेकर कमरे दाखिल हुई। रावी ने उसे अपनी गोद में बैठकर दूध पिलाया। ध्रुव ने सिर्फ आधा कप दूध खाली किया। बुखार होने के वजह से वो दूध उसके मुंह में नीचे नहीं उतर रहा था। रावी ने जोर जबरदस्ती करके उसे पूरा दूध पिलाया और उसे बुखार कम होने की दवाई दे दी। तभी उसके फोन पर निहिर का कॉल आया। रावी सुबह सुबह उसका फोन देखकर इरिटेट हो गई, पर ध्रुवी उसके पास है ये बात याद आते ही उसने फोन रिसीव कर लिया। रावी के कुछ बोलने से पहले सामने से आवाज आई, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, तुम आधे घंटे बाद मेरे ऑफिस में आ जाओ, निहिर सर्द आवाज में कहा। रावी सोच में पड़ गई। अब इसे ऐसी कौन सी बात करनी है जो उसे ऑफिस में अकेले बुला रहा है। रावी को उसके अकेले मिलने का किस्सा याद आ गया कि किस तरह से उसने उसके साथ बदसलूकी की थी। रावी बिना उसके बात सुने, मैं आज नहीं आ सकती, मैं अपने काम में आज ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए कहीं बाहर नहीं जा सकती, बोल उसने बिना आगे बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।
उसके इस तरह फ़ोन कट देने नेहिर का तो ईगो हर्ट हो गया। उसने गुस्से फ़ोन को घूर देखा और ज़ोर से ज़मीन में पटकते हुए, गुस्से में चिल्लाते हुए, ये औरत खुद को ज़्यादा समझी क्या है? अगर ये बदतमीज़ औरत मेरे बच्चों की माँ नहीं होती ना, तो मैं इसका दुनिया से नामो निशान मिटा देता। खुद को समझती क्या है? आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नेहिर अग्निहोत्री जैसे इंसान का फ़ोन कट कर सके, और ये औरत हमेशा मुझे रेसिस्ट करती है। नेहिर को इतना गुस्सा आ रहा था, गुस्से से उसकी माथे नसी भरने लगी। उसने गुस्से में टेबल पर रखी सारी फाइल को नीचे फेंक दिया और अपने कोट को निकाल फेंक, अपने हाथ की सीमलेस को मोड़कर जेब में सिगरेट निकालकर विंडो से बाहर देख सिगरेट के लंबे कश लगाने लगा। वहीं फ़ोन रख देने के बाद रावी अपने आप में सोचने लगी कि नेहिर को उससे कौन सी बात करनी थी जिसके लिए वो उसे ऑफिस बुला रहा था। यही सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। तभी उसकी नज़र बेड पर सोए ध्रुव पर गई। रावी अपने सिर झटक कर अपने बेटे के पास जाकर बैठ गई। दूसरी तरफ सनशाइन कैफ़े। ये कैफ़े काफ़ी बड़ा और लग्जूरियस था। कैफ़े के साथ ये एक होटल भी था। कैफ़े के ऊपर हिस्सों में आलीशान वीआईपी प्राइवेट रूम बनाए गए थे, जहाँ पर कोई भी आसानी से अपने बिजनेस डील, मीटिंग कर सकता, या फिर यूं कहें कई बड़े लोग यहाँ पर पार्टी मनाने की आया करते थे। दानिश मालवी को लेकर मीटिंग करने के लिए इसी कैफ़े आए थे। मालवी का उसके साथ जाने का मन नहीं था, पर दानिश ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर आया था। मीटिंग ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी, ये बात दानिश जानता था, फिर भी वो उसे लेकर आया था। असल बात ये थी कि दानिश को मालवी के साथ यहाँ बैठकर कॉफ़ी पीना था, पर यह बात वो उसे जताना नहीं चाहता था, इसलिए दानिश मालवी को इस कैफ़े में लेकर आया। दोनों कैफ़े के अंदर आ गए। मालवी ने कैफ़े देख हैरान हो गए। कैफ़े अंदर काफ़ी खूबसूरत था, जहाँ कैफ़े के लॉन बीचों बीच में एक छोटा सा फाउंटेन बनाया गया था, जिसे देख मालवी के होठों पर मुस्कान आ गई। दानिश उसकी मुस्कान को देखकर सामने देखने लगा जहाँ पर वो फाउंटेन था। अचानक दानिश ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ बैठकर कॉफ़ी पीना चाहती हो तो पी सकती हो। तुम्हें मेरे साथ मीटिंग रूम में मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मीटिंग कुछ घंटे में ही ख़त्म हो जाएगी, तो तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार कर सकती हो। मालवी का तो पहले मन नहीं था उसके साथ जाने का। मालवी उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। दानिश उसे एक नज़र देख कैफ़े के ऊपर बने वीआईपी रूम में चला गया। दानिश के जाते ही मालवी खुश होकर अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, और वो ठीक उसी जगह जाकर बैठी जहाँ फाउंटेन पास में था। मालवी उस फाउंटेन के अंदर बाहर पानी आते हुए पानी को देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी कॉफ़ी उसके टेबल पर आ गई। मालवी ने जब कॉफ़ी को देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि कॉफ़ी के ऊपर एक स्माइली फेस बनाया गया था, और वो कॉफ़ी नहीं, हॉट चॉकलेट शेक था। मालवी उसे वेटर को देखकर, एक्सक्यूज़ मी, मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी, आप तो मेरे लिए हॉट चॉकलेट शेक क्यों लेकर आए हैं? वेटर उसके बातों जवाब देते हुए बोला, मैम मैंने सर के कहने पर आपके लिए हॉट चॉकलेट शेक लाई हूँ। मालवी हैरियत से बोली, क्या कहा आपने? सर के कहने पर आप ये लेकर आए हैं? पर कौन सर, किस सर की बात कर रहे हो? तभी वो वेटर अपने नज़रें पीछे बैठे इंसान को देखकर, मैम आपके पीछे बैठे सर है ना, उन्होंने आपके लिए ये ऑर्डर दिया था, उनके कहने पर मैंने आपके लिए हॉट चॉकलेट शेक आपके टेबल पर रखी। मालवी कौन है वो कहकर पीछे देखने लगी, जहाँ पर एक लड़का ब्लैक टक्सीडो पहनकर बैठा था। मालवी के देखने से उस लड़के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान उस लड़के के होठों पर खिली उठी। मालवी भी उसे इतने सालों बाद अपने दोस्त देखकर खुशी हो गई। मालवी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। वो अपने जगह खड़े होकर खुशी से मुस्कुराते हुए, साहिल, तुम? उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर कुछ बातें यादें सामने आते ही उसके होठों से मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा पूरा 1 मिनट में गंभीर बन गया। वो पलटकर अपनी नज़रें झुकाकर नीचे चेयर पर वापस बैठ गई। उसके फेस स्माइल जाने और पलटने बाद वो लड़का साहिल खड़ा होकर उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया और वेटर को वहां से जाने को कहा। मालवी उसे देखकर, सामने बैठा देख, साहिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालवी, मुझे लगा तुम इतने साल बाद मुझे देखकर खुश हुई होगी, पर तुम अभी भी मुझसे नाराज होकर मुझसे मुंह फेर लिया। मालवी उसे देखकर अपने मन में बोली, मुंह ना फेरूं तो और क्या करूं साहिल, तुम ही अच्छे दोस्त थे जिस पर मैं आंख मूंद कर विश्वास करती थी। तुम उस लायक बिल्कुल नहीं थे। तुम्हारी वजह से तो मैं दानिश के चक्कर में फंस गई थी। साहिल अपनी बात जारी रखते हुए, मालवी तुम अभी उस फेयरवेल पार्टी वाली रात को लेकर अभी तक मुझसे नाराज हो? फेयरवेल पार्टी का नाम मालवी को वो रात याद आ गई। वो याद करते हुए गुस्सा आ गया। मालवी गुस्से भरी मेरी आवाज़ में बोली, साहिल मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बोलकर वो खड़ी हुई थी। साहिल उसका गुस्सा देखकर उसे रोकते हुए, मालवी प्लीज़ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो जो कुछ हुआ मैं मानता हूँ उसमें मेरी गलती थी, और उस बात का गिल्ट मेरे दिल में आज भी है। मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया उसे मैं भूला नहीं हूँ, पर मेरा प्यार झूठा नहीं था। मैं तो तुम्हें पाना चाहता था, इसलिए वो सब कुछ हो गया। देखो प्यार ना सही, हम दोनों पहले अच्छे दोस्त तो है ना।
प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। दोस्ती वाली बात सुनकर मालवी कड़वी मुस्कान से देते हुए उसकी तरफ देख। दोस्त, तुम उस दिन की हरकत करने के बाद खुद को मेरा दोस्त बताते हो? अगर तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते तो उस दिन तुम ऐसी हरकत नहीं करते। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी उस गलती ने मेरी जिंदगी कितने बदल दी। तुम नहीं जानते उस दिन के बाद मेरे दिल में तुम इस तरह उतर चुके थे। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना मंजूर नहीं था। ये सुन साहिल लाचार नजरों से मालवी को देखकर, मालवी प्लीज बैठ के बात करते हैं। मैं उस बात के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाया हूँ। मुझे तुम्हारे मुंह से नफरत भरी बातें सुनकर दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे माफ करके मेरे दिल का बोझ कम कर दो। मैंने उस रात के बाद तुम्हें मिलने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हें तो पता है ना उस दिन की अगली सुबह मेरे साथ क्या हुआ था। उसके अगले दिन मेरी क्या हालत हुई थी, जिसे मैं 2 महीने तक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, अपनी सफाई देने का चांस भी नहीं मिला। उन यादों को याद करते हुए मालवी इरिटेट होकर, साहिल, जो हुआ सो हुआ, अब तुम क्या कहना चाहते हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? माफी और पहले की तरह दोस्ती, साहिल धीरे से बोला। मैं माफी तो दे सकती हूँ, पर तुम्हें पहले की तरह दोस्त नहीं मान सकती, क्योंकि तुमने जो किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती साहिल। उसके जवाब सुन साहिल को दिल में दर्द महसूस होने लगा। मालवी, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई थी उस रात, पर यकीन मानो उस वक्त मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा था और अपने प्यार की खातिर तुम्हें अपना बनाना चाहता था। मुझे जब मेरी गलती का एहसास हुआ तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया था, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। देखो, जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। अच्छी बात है, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, तो तुम्हें पुरानी यादों को क्यों कुरेदना चाहते हो? क्यों चाहते हो वो दोस्ती जो उसी रात खत्म हो गई थी? ये कहते वक्त मालवी का गला भरा आया था। साहिल उसकी आवाज़ सुनकर बड़े प्यार से, मालवी देखो मेरी तरफ। मालवी अपनी नज़रें ऊपर करके उसकी आंखों में देखने लगी। साहिल उसकी आंखों में देखते हुए, मालवी, उस दिन मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें नशा देने का, पर मुझे जब ये पता चला कि तुम्हारे दिल में कोई और है और तुम उसे बहुत ज़्यादा चाहने लगी हो, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए फेयरवेल पार्टी के रात में तुम्हें अपना बनाकर अपनी दिल की बात कहना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हारे ड्रिंक में और नशे वाले पाउडर मिलाई थी, ताकि हमारी एक होने के बाद कोई भी हमें अलग न कर पाए। दानिश, नो, ये ठीक नहीं है। ये बात 6 साल पुरानी है। फ्लैशबैक। सनशाइन बिगनर्स स्टार एकेडमी, काल्पनिक नाम। ये कॉलेज मुंबई का सबसे बड़ा कॉलेज का, जहां ज्यादातर पर अमीर बाप की बेटे पढ़ने आया करते थे। रावी को अपने दिल्ली के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिला करती थी, या यूं कहें कि अपनी बहन के पढ़ाई के लिए वो ज्यादा मेहनत करती थी, जिससे उसके पापा पर दोनों का बेटी का पढ़ाई का भार ना आ सके। मालवी फर्स्ट ईयर के मुंबई में ऐसी कॉलेज में आई थी। मालवी जब फर्स्ट ईयर में थी तब दानिश फर्स्ट ईयर में था। साहिल भी आगे पढ़ाई करने के लिए मुंबई आ गया था, और बदौलत ही उन दोनों की एक ही कॉलेज में एडमिशन मिला। मालवी सिर्फ साहिल को ही अपना अच्छा दोस्त मानती थी, क्योंकि साहिल को मालवी स्कूल के दिनों से जानती थी। दोनों का स्कूल दिल्ली में ही था, पर दोनों में कभी एक दूसरे से बात नहीं हुई थी। मालवी कॉलेज के पहले दिन से साहिल के अलावा किसी को जानती नहीं थी, इसलिए उसने पहली दोस्ती साहिल से ही की थी। साहिल को ने भी मालवी की दोस्ती को एक्सेप्ट कर लिया था। मालवी दिखने में बहुत सुंदर थी। जीन्स और कुर्ती पहने वो कॉलेज आया करती थी। मालवी कॉलेज लाइफ में रफ एंड टफ नेचर वाली थी, जिससे वो किसी के बाप से नहीं डरती थी। मालवी को किसी के अमीर गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस यहाँ पढ़ने आई थी, ज्यादा किसी से दोस्ती करने नहीं आई थी। इसलिए उसके कॉलेज में सिर्फ 2 ही उसके दोस्त थे, जिसमें एक साहिल था और उसकी दोस्त अनिका, जो साहिल के दोस्त बन गई थी। दानिश कॉलेज का वो हैंडसम बंदा था जिस पर कॉलेज की हर लड़कियां मरती थी, पर मालवी ऐसी लड़की थी जो उसे देखकर इग्नोर करती थी, क्योंकि उसे कॉलेज की कुछ दोस्तों की चर्चाओं में पता चला दानिश अमीर घर का लड़का है और साथ ही एक नंबर बिगड़ैल किस्म का लड़का है। इसलिए वो ऐसे लड़कों से कोसों दूर रहा करती थी। कॉलेज के कुछ दोस्तों ने दानिश के साथ बास्केटबॉल गेम हार गया था, जिससे उसके दोस्तों ने उसे ट्रूथ एंड डेयर किसी एक को चुनने को कहा था। दानिश ने को हमेशा एडवेंचर चीजें करनी पसंद थी, इसलिए उसने उसे मिड डेयर चूज किया। उसके दोस्तों ने उसे कहा, कॉलेज के गेट से जो कोई लड़की पहली आएगी तो उस लड़की को पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रपोज करेगा। दानिश को अपने आप पर जरूरत से ज्यादा घमंड था। उसे लगता था कि लड़कियां तो पैसे के लिए मरती थी, और ऊपर से वो इतना हैंडसम था कि कोई भी लड़की उसे रिजेक्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी कॉलेज के गेट सामने से मालवी पिंक कलर की कुर्ता और ब्लू कलर की जीन्स में अंदर आई।
कानों में झुमके, हाथों में बड़ी बड़ी बैंगल्स, उसके कर्ली बाल हवा में लहराते रहे थे, जिसे वो ठीक करते हुए गेट से अंदर आ रही थी। दानिश की नज़र उस पर गई तो वो उसे देखता ही रह गया। दानिश तब होश में आया जब उसके दोस्तों ने उसे कंधे से धक्का देकर आगे किया और इशारों में कहा, जाओ उसे प्रपोज करके दिखा। दानिश बड़े एटीट्यूड और फुल कॉन्फिडेंस के साथ मालवी के जाकर सामने खड़ा हुआ, पर मालवी अपनी धुन में चल रही थी। उसने उसे नज़र भर उठाकर उसके चेहरे को नहीं देखा। उसे इस तरह इग्नोर करता देख दानिश हैरान हो गया, क्योंकि आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो उसे पलटकर ना देखती थी, और ये लड़की तो सीधा उसे इग्नोर करके चली गई। दानिश फिर उसके सामने जाकर खड़ा हुआ, हाथों में गुलाब का फूल लिए पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रपोज किया। मालवी को सबके सामने प्रपोज करने बाद बेइज्जती सम्मान लगी। उसने पूरे कॉलेज के सामने ही दानिश को रिजेक्ट कर दिया और फूल उसके मुंह पर मार दिया, जिससे कॉलेज के कुछ लोग उस पर हंसने लगे, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी। सबकी सामने हुई बेइज्जती वो सही नहीं पाया, और जो दोस्त उस पर हंस रहे थे, दानिश ने गुस्से से उनके सामने शर्त लगाई कि वो एक दिन इसी लड़की को अपने बिस्तर पर लेकर ही आएगा। 1 साल तक दानिश मालवी को इम्प्रेस करने के लिए पीछे पड़ा गया। 1 साल बाद बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार दानिश की मेहनत रंग लाई। 1 साल में उसने मालवी के दिमाग पर अपने दोस्ती का बीज बोकर उसका दिमाग कंट्रोल कर लिया। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती होते होते दानिश को अब उसे कैसे भी करके प्यार के जाल में फंसाना था, जिससे वो सफल भी हो गया था। पर उसे प्यार के जाल में फंसाने के बाद दानिश उसी के प्यार में पूरी तरह से डूब गया। मालवी के साथ बिताए जाए हर एक पल उसे दिल दिमाग में कुछ इस तरह हावी हो गया कि वो अपने दोस्तों के साथ लगाई शर्त भूल गया। 3 साल उसके साथ रहने से दानिश पूरी तरह से बदल गया था। दानिश के लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आईं और वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहकर उसने उनके साथ हद ही पार कर दी थी, पर मालवी वो पहली लड़की थी जो दानिश दिल में बसकर रूह में उतर गई थी। मालवी के एहसास में डूबने के बाद उसने अपनी सारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। वो सब छोड़कर सिर्फ मालवी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। मालवी भी उसके प्यार में डूब चुकी थी, पर उसने कभी अपने दायरे नहीं पार किए। मालवी ज्यादा समय दानिश के साथ बिताने लगी। वो अपने दोस्तों साहिल को छोड़कर दानिश के रहने लगी। मालवी साहिल को सिर्फ अच्छा दोस्त मानती थी, उसके ज्यादा उसके दिल में कुछ नहीं था। पर साहिल उनकी दोस्ती गहरी हो जाने से उसके दिल में प्यार की भावना उमड़ने लगी। इस बात की भनक मालवी को नहीं थी। साहिल ने दोस्ती टूटने के डर से अपनी दिल की बात मालवी को कभी नहीं बताई। पर एक दिन अचानक कॉलेज में मालवी को दानिश के साथ हंस हंस के बातें करते देख उसके दिल में जलन की फीलिंग आने लगी। वो मालवी को किसी दूसरे लड़के के साथ हंस हंस के बातें करता देख उसे अच्छा नहीं लगा। पहले तो उसने मालवी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब मालवी उसे वक्त ना देकर दानिश को वक्त दिया करती थी, तब उसे यकीन हो गया कि उसके दिल में दानिश ने कब्जा कर लिया है। और कुछ दिनों बाद मालवी ने भी उसे अपने और दानिश के प्यार के बारे में साहिल को बताया, जिससे सुनकर साहिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। उसे किसी भी कीमत पर मालवी को अपने साथ रखना था। उसने बहुत कोशिश की, पर दानिश मालवी के साथ रहने से वो अपने इरादों में सफल नहीं रह पाया। आखिर वो दिन आ गया जब कॉलेज की फेयरवेल पार्टी होने वाली थी, और ऊपर से दानिश का ग्रेजुएशन हो गया था, जिससे वो पार्टी में आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उसके लिए एक लास्ट चांस था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने फेयरवेल पार्टी के रात मालवी के जूस में नशे की पाउडर डाल दी, जिससे वो उसके नशे का फायदा उठाकर उसे अपना बनाना चाहता था। मालवी साहिल पर हद से ज्यादा यकीन करती थी, इसलिए उसने बिना सोचे वो जो जूस का ग्लास को बिना झिझक पीने लगी, जिससे थोड़ी देर बाद मालवी पर नशा चढ़ने लगा। साहिल उसके पास आने से पहले पार्टी हॉल में दानिश पहुंच गया। भले दानिश उस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं रहा था, पर उसके कुछ दोस्त वहां पर थे जिन्होंने उसके फेयरवेल पार्टी आने का इंतजाम कर दिया था। मालवी को चक्कर आ रहे थे, जिससे साहिल उसे सहारा देते हुए पार्टी हॉल से बाहर लेकर जा रहा था। मालवी को साहिल के साथ देख दानिश जलकर राख हो गया। वो तेजी से उसके पास गया और मालवी को साहिल से अलग कर दिया। अचानक खींच जाने से मालवी दानिश के बाहों में गिर गई। मालवी ने जब सिर ऊपर करके दानिश को देखा तो वो उसे पकड़कर खड़े होने की कोशिश कर रही थी, पर उसे ठीक से खड़ा भी होता नहीं आ रहा था। कॉलेज की सभी स्टूडेंट पार्टी में मौजूद थे। मालवी को दानिश के इतने करीब देख सब समझ गए कि दोनों का चक्कर चल रहा है। तभी दानिश उसने गुस्से से मालवी को साहिल से अलग कर दिया। ऐसी चर्चे पार्टी में होने लगे। मालवी की हालत देखकर दानिश उसे पार्टी हॉल से बाहर लेकर आ गया। रात ज्यादा होने वजह दानिश ने मालवी को वो अकेले हॉस्टल में नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो उसे अपनी कार में बैठाकर फार्म हाउस पर ले गया, जहां अक्सर मालवी उसके साथ वीकेंड मनाने के लिए फार्म हाउस पर आया करती थी। पर दानिश ने उसके परमिशन के बिना उसके साथ बदतमीजी नहीं की थी। मालवी को जब दानिश फार्म हाउस लेकर आया, तब मालवी पर नशा हावी होने लगा। दानिश को नहीं पता था मालवी के ड्रिंक में किसी ने नशीले पाउडर मिलाई थी। उसे लगा मालवी खुद ड्रिंक की होंगी। मालवी
लड़खड़ाते हुए चलने लगी, जिसे देख दानिश उसे कमरे में ले गया। दानिश मालवी बेड पर लेटाने लगा, तभी गलती से उसका पैर मालवी के पैरों में उलझ गया, जिसमें दोनों एक साथ कर बेड गिर पड़े, जिससे दोनों के होठ अनजाने में आपस में जुड़ गए। मालवी के ऊपर नशा चढ़ा था और अचानक दानिश उसके इतने करीब आना से वो बहकने लगी। किस वजह से दानिश को अपने आप को रोक पाना मुश्किल था। ऊपर से मालवी ब्लैक कलर के शॉर्ट ड्रेस में काफी अट्रैक्टिव हॉट लग रही थी। उसके जिस्म से आती खुशबू में वो बहकने लगा। मालवी इतने नशे पर भी अपने आप को संभाले रखी थी। वो उसे अपने दूर करने के लिए उसके सीने पर हाथ रख उसे अपने आप से अलग करने लगी, पर मालवी के जिस्म से परफ्यूम की स्मेल दानिश को उसके साथ हदें पार करने के लिए मजबूर कर रही थी। उसे मालवी से दूर हटना जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को तड़पना हो। उसने उसके दोनों हाथ को पकड़कर ऊपर कर उसकी आंखों में देखा। बेबी, प्लीज आज की रात मुझे मत रोको। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें आज पाना चाहता हूँ। प्लीज बी माइन। कहते हुए वो उसके गले पर किस करने लगा। मालवी उसे दूर करते लड़खड़ाकी जुबान में, दानिश, नो, ये ठीक नहीं है। मैं शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती। मुझे ये सब अभी नहीं करना। मुझे डर लग रहा है। स्टॉप, प्लीज। उसके बोलते दानिश उसके गले को चूमते हुए वहीं रुक गया और उसके चेहरे को देखने लगा। वो उसकी आंखों में देखकर, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगा और इन फ्यूचर तुम ही मेरी वाइफ और मेरे बच्चों माँ होंगी। दानिश ने उसे बड़े प्यार से कहा। मालवी ने उसके नशीली आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देखा। मालवी के कुछ बोलने से पहले दानिश ने अपने होठ से उसके होठ को ब्लॉक करके उसे पैशनेटली किस करने लगा, जिससे मालवी उसके किस में पिघल रही थी। अब तो उसको दानिश को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से नशा हावी होने से वजह उसे दानिश न रोकने के लिए मजबूर कर रही थी। मालवी उसके प्यार किस करने के एहसास में पिघल रही थी, जिसे उसने आखिर में अपने आप को उसे सौंप दिया और उसके किस का रिस्पॉन्स देने लगी। दानिश प्यार भरे सॉफ्टनेस से उसके शरीर से कपड़े उतार दिए और खुद अपने कपड़े उतारकर उसके ऊपर आकर अपने बाहों भर उसे पागलों की तरह प्यार करने लगा। अगली सुबह जब मालवी की नींद खुली तो उसके शरीर पर एक सफेद चादर के अलावा कुछ नहीं था। उसका पूरा जिस्म टूट कर था, साथ ही लोअर पार्ट बहुत दर्द हो रहा था। वो उठकर बैठी तो उसके सिर में नशे के कारण दर्द हो रहा था। अपनी ऐसी हालत देख मालवी अपने शरीर पर चादर लपेट ली। मालवी को कल की रात याद आने लगी, जिससे वो नजरें घुमाकर सब पूरे रूम को देखने लगी। तभी उसकी नज़र बेड पर लगे खून के धब्बे पड़ गई। वो उस खून के धब्बों को देख रोने लगी। वो ऐसे कैसे अपनी डायलर लांघ सकती, ये सब सोचकर वो सिर नीचे झुका सुबक कर सोने लगी। दानिश जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने गया था, वो मालवी को रोता देख उसके पास आ गया। हे बेबी, व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रही हो? बोल। दानिश ने ब्रेकफास्ट ट्रे साइड टेबल पर रखकर उसके पास बैठ गया। मालवी सिर ऊपर करके दानिश को देखा, जहां दानिश शर्टलेस उसके पास बैठा था। दानिश के कॉडी पर उसके नाखून के निशान साफ नजर आ रहे थे, जिससे कल रात उसके हाथों की कितनी बड़ी गलती ये बात जता रहे थे। मालवी रोते हुए कांपते होठों से, दानिश, ये सब मैं कैसे मैं वो इतना ही बोली थी। दानिश ने उसके होठों पर उंगली रख, श्श, जो कुछ हुआ है वो हम दोनों की मर्जी के साथ हुआ है बेबी, और मैं कौन सा तुम्हें छोड़कर भाग रहा हूँ। हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसलिए ज्यादा कुछ मत सोचो बेबी। बोल उसे अपने सीने लगाए शांत कराने लगा। जहां मालवी के लिए ये सब करना बड़ी बात थी, वहीं दानिश ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करते हुए उसे प्यार से समझा रहा था कि उन्होंने दोनों ने कोई पाप नहीं किया है। दानिश के बाहों पकड़कर समझाने के बाद मालवी शांत हो गई। दानिश ने उसे फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने कहा और खुद फ्रेश होने के लिए दूसरे रूम में चला गया। तभी उसके फोन पर उसके दोस्त विनीत का फोन आया और कल रात पार्टी में मालवी में साहिल की करतूत बताई कि कैसे उसने मालवी के जूस में नशा मिलाया था, जिसे जानकर दानिश को साहिल पर गुस्सा आने लगा। उसे साहिल पहले से ही खटकता था, पर मालवी का अच्छा दोस्त होने के कारण वो उसे कुछ नहीं बोला करता था, पर असल में वो साहिल से हद से ज्यादा जलता था, नफरत करता था। मालवी का साहिल करीब करना दानिश को जरा भी पसंद नहीं था, जिससे लेकर दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे, जिससे दोनों में दरार भी आने लगी थी, जो दानिश को मंजूर नहीं था। इसलिए वो ज्यादा पॉजेसिव न होकर शांत रहा। मालवी जब फ्रेश होकर कमरे में आई, तब उस कमरे में दानिश और उसे गले लगाकर, तुम्हें पता है, कल अगर तुम यहाँ नहीं आती तो वो मक्कार साहिल तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत कर देता। इस पर मालवी से अलग होकर हैरानी उसे देखने लगी। दानिश ने फोन पर हुई सारी बातें मालवी को बताई, पर मालवी को उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जिससे दानिश उसे कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स दिखाए, जिसमें साहिल उसे छू रहा था और दूसरी वीडियो में साहिल को उस जूस में नशा के पाउडर डालते हुए कैप्चर कर लिया था। ये सब देखकर मालवी शौक रह गई। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि साहिल जैसा लड़का उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता था।
इतना होने के बाद दानिश ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, आज के दिन बाद वो साहिल को कहीं मिलेगी नहीं। मालवी को अपने दोस्त से मिले धोखे के बाद वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। दोनों ब्रेकफास्ट करके सामान से निकल, दानिश उसे अपने कार में बैठाकर गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ने के लिए निकल पड़ा। हॉस्टल में पहुंचने के बाद दानिश उसकी उंगली में रिंग पहनाई, जिसे देख मालवी के चेहरे पर मुस्कान आई। उसके प्यार पर पूरा भरोसा हो गया कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकता और वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मालवी अपने प्यार की निशानी हाथों में देख बहुत खुश हो गई। दानिश उसे गर्ल्स हॉस्टल छोड़ वापस अपने कार में बैठकर वहां से चला गया। मालवी खुश होते हुए अपने हॉस्टल अंदर आई, पर कुछ याद आती ही उसने अपने दोस्त अनिका को कॉलेज की कैंटीन में पार्टी देने का सुझाव रखा और उसे फोन करके वहीं आने को कहा। मालवी जैसे कैंटीन में अपने दोस्त को लेकर पहुंची, तभी वहां पर दानिश का दोस्त विनीत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी कैंटीन में बैठकर कुछ बात कर रहा था। तभी उनके कानों पर दानिश की शर्त लगाई बात सुनने को मिली, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से हिल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दानिश का बेस्ट विनीत अपनी गर्लफ्रेंड को दानिश की शर्त बताने लगा। विनीत का ध्यान अपनी गर्लफ्रेंड पर था। उसे नहीं पता था उसकी बात वहां बैठी मालवी ने सुन ली। उसके कानों पर एक शब्द गूंजने लगा कि वो उसे एक अपने बिस्तर पर लेकर ही आएगा। ये सब सुनकर मालवी पूरी तरह से टूट गई। उसे सुबह ही साहिल धोखे के बारे में पता चला और यहाँ तो खुद उसकी प्यारी उसे इतना खेल खेला। मालवी कैंटीन से बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी फ्रेंड अनिका उसे शांत करने के लिए उसे सीने से लगाकर चुप कराने लगी। तभी वहां पर दानिश की एक्स गर्लफ्रेंड निहारिका आ गई, जिसने उसे ऐसा कुछ दिखाया जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल गई। मालवी ने तय किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी में उसका चेहरा भी कभी नहीं देखेगी। मालवी को दानिश से इतने नफरत हो गई कि वो उसकी प्यार की निशानी अनिका के हाथों में देखकर उसी वक्त वहां से हमेशा के लिए दिल्ली अपने घर में लौट आई। मालवी के अचानक यूं छोड़कर चले जाने से दानिश पूरी तरह से बौखला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि मालवी उसे छोड़कर चली गई। दानिश उसे कई बार कॉल ट्राई किया, पर उसका फोन नॉट रीचेबल लग रहा था। दानिश को बस इतना पता था कि मालवी दिल्ली में रहती थी। दिल्ली में एग्जैक्टली कहाँ रहती थी, ये बात उसे मालूम नहीं थी। दानिश ने मालवी के दोस्त अनिका को कई बार उसके घर के एड्रेस बारे में पूछा, पर अनिका ने उसे एड्रेस देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे ही 25 दिन गुजर गए, पर मालवी का कोई अता पता दानिश को मिला नहीं था। बीते 25 दिनों में उसकी यादों में इतना खोया था कि उसे अपने हालात का भी होश नहीं था। उसे किसी भी हालत में सिर्फ मालवी चाहिए थी। उसके छोड़कर जाने से उसे दानिश पूरा देवदास बन गया था, जिसे वो रोज रोज शराब पीकर फार्म हाउस में जाकर मालवी और उसकी यादों को याद करते हुए तड़पता रो पड़ता था। इन 25 दिन में ऐसा दिन नहीं था कि उसके दिमाग में मालवी का ख्याल ना आया हो। उसका रोज घर में पीकर आने के बाद नमित को नौकरों से पता चली। दानिश अपने भाई नमित को मालवी को प्यार करने वाली बात बता डाली, जिसे सुनकर नमित उसे समझाया कि अगर वो लड़की तुझसे प्यार करती है तो वो जरूर तेरे पास आएगी, तो थोड़े दिन उसका इंतजार कर, देखना वो जरूर तेरे पास आएगी, कहकर उसे समझाने लगा। नमित के समझने पर दानिश थोड़ा बहुत शांत हो गया था। वो उसका इंतजार करने लगा, पर 2 दिन बाद उसके दोस्त विनीत का उसको कॉल आया और उसे बाहर क्लब में मिलने को बुलाया। विनीत ने उसके हाथों में रिंग देखकर कहा, मालवी तुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है मेरे भाई, और 3 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है, तो अच्छा होगा तू उसे हमेशा के लिए भूल जाए। अपने दोस्त के मुंह से मालवी की शादी की बात सुनकर उसे एक जोर का झटका लगा। वो गुस्से से पूरा पागल हो गया। दानिश को उसी बात सुनकर गुस्सा आने लगा। उसने अपने दोस्त के शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ते हुए पूछने लगा, तो उसके दोस्त ने कहा, मुझे ये रिंग उसकी बेस्टी अनिका ने दी और उसी ने मुझे ये बात कही कि 3 बाद उसकी शादी होने वाली है। उसका बात जानते ही दानिश उसे वहीं छोड़कर अपनी कार में बैठकर अनिका मिलने के हॉस्टल गया, पर तब तक उसकी फ्रेंड अनिका वहां से जा चुकी थी। दानिश को रहा नहीं गया और वो खुद उसे ढूंढने के लिए दिल्ली चला गया। 2 दिन वो अपनी कार दिल्ली के सड़कों पर घुमाकर मालवी को पागलों की खोजने लगा। उसके साथ उसका दोस्त विनीत उसकी हालत को देख उसके साथ मालवी को ढूंढने के लिए दिल्ली आ गया था, पर उन दोनों को मालवी कहीं नहीं मिली। उसके प्यार में मिले धोखे को समझकर दानिश मुंबई वापस घर लौट आया। मालवी को किसी और आदमी के साथ उसके बिस्तर पर सोचकर वो गुस्से में भर गया। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मालवी उसे छोड़कर किसी और की होने के बारे में सोचा भी कैसे, उसके साथ बिताए पल कैसे भूल गए। वो रात जो दोनों एक दूजे की बाहों में बिताई थी, ये सारी बातें तो वो कैसे भूल गई। उसके छोड़ने के दर्द से ज्यादा वो किसी दूसरे की होने वाली है, ये बात उसके दिल दिमाग को पूरी तरह से घायल कर रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका प्यार इतनी आसानी से कैसे भूल सकती थी, या फिर उसने कभी उसे प्यार नहीं किया। दानिश ये सब सोचकर खुद से और मालवी से बेइंतहा नफरत होने लगी। उसने एक बात तय कर ली, वो अपने प्यार को आबाद करेगा या फिर बर्बाद करेगा। वो ये बात बखूबी जानता था कि वो मालवी को ढूंढने में अनसक्सेसफुल रहा, पर उसका डेविड भाई नमित उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने के बाद उसकी खातिर उस लड़की को पाताल से भी ढूंढ कर निकाल उसे सजा देगा। इसलिए मालवी की शादी के दिन उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जिसे शादी के दिन ही मालवी को उसकी खबर मिलने पर ही मालवी अपने घर से भागकर जब वो हॉस्पिटल में आई और दानिश से मिली, तब दानिश के दिल में सिर्फ उसके लिए नफरत और गुस्सा था। वो उसी वक्त उसकी जान लेनी चाह रख रहा था, पर मालवी के मुंह से प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर उसने अपना इरादा बदल दिया। पर कुछ देर सोचकर उसने जाना कि अगर ये लड़की उसके बच्चे की मां नहीं होती तो वो हरगिज उसके पास वापस नहीं आती और किसी दूसरी लड़की से शादी करके हमेशा के लिए उसकी हो जाती। यही सब सोचकर उसे मालवी से नफरत होने लगी और खुद के प्यार से घिन आने लगी। उसने ठान लिया था कि वो जिंदगी भर मालवी से इस बात के लिए नफरत करेगा, जिंदगी भर उसे अपने प्यार के लिए तड़पाएगा। वो उसे हर रोज एहसास दिलाएगा उसने अपनी जिंदगी इतनी बड़ी गलती कर दी उसे छोड़कर जाने की। मालवी के मिलने बाद उसने अपने दिमाग में प्लान बना लिया था। वो उसे शादी जरूर करेगा, पर उसकी जिंदगी में उसे खुशनसीबी हासिल नहीं होने देगा। फ्लैशबैक एंड जारी है। आपके मोमी को लाने जा रहा हूँ। मालवी साहिल का जवाब सुन रुवासी आवाज में बोली, कितना आसान है ना तुम्हारे लिए, पहले गलती करो फिर माफी मांगने के लिए वापस आ जाओ। तुम खुद मुझे अपनी जगह महसूस करके देखो और फिर जवाब देना। इतना सब होने के बाद मेरा तुम्हें माफ करना क्या आसान है? मालवी का सवाल सुनकर साहिल गिल्ट से भरा गया। वो उसके बातों का जवाब देते हुए बोला, मालवी, देखो जो हुआ वो मैं बदल नहीं सकता। मैं बस इतना चाहता हूँ तुम वो सारी बातें भूलकर वापस मुझे एक दोस्त के रूप में देखो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें शिकायत का एक मौका तक नहीं दूंगा। हम वापस अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। मैं पहले जैसा सब ठीक होता हुआ देखना चाहता हूँ। अब तो मैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ चुका हूँ। साहिल के जवाब पर मालवी सवालिया नजरों से देखकर बोली, कहना क्या चाहता हो तुम? साहिल हल्की मुस्कान से मालवी से बोला, मालवी, अगले हफ्ते मेरी सगाई है। मालवी साहिल बात सुनकर रूड टोन में बोली, तुम्हारी सगाई है तो मैं क्या करूं? और तुम मुझे क्यों बता रहे हो? साहिल उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला, तुम जाना नहीं चाहोगी मेरी सगाई किससे होने वाली है? मेरी जिससे सगाई होने वाली है तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। मालवी साहिल की बातें समझ नहीं आ रही थीं, जिससे वो उसे इरिटेट होकर बोली, देखो साहिल, तुम्हें जो कहना है वो साफ साफ कहो। मुझे घुमा के बातें सुनना जरा भी पसंद नहीं है। ये बात तुम जानते हुए फिर क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो? साहिल मालवी के गुस्सा देखकर हंसते हुए बोला, मालवी, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, लेकिन तुम ये बात कैसे भूल गई कि तुम्हें परेशान करना मेरा पसंदीदा पेशा था? मालवी उसे गुस्से से घूरने लगे। साहिल उसकी आंखों में गुस्सा देख बोला, अब इतना गुस्से से मत देखो। मेरी सगाई, मेरा प्यार अनिका, उसी के साथ मेरी सगाई होने वाली है। ये सुन मालवी को झटका लगा। वो जोर चिल्लाते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने? अनिका और तुमसे प्यार? ये सब कैसे हुआ? और वो तुम्हारे प्यार में कैसी पड़ी? और इतना हुआ कि तुम दोनों शादी कर रहे हो? साहिल उसके तेज चिल्लाने से डर गया। वो आसपास लोगों को देखने लगा, जो मालवी के चिल्लाने से उनके टेबल की तरफ देख रहे थे। मालवी, जरा धीरे बोलो, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। साहिल आजू बाजू देखकर मालवी से बोला। मालवी ने उसकी नज़र को नोटिस करते हुए आसपास देखा, जहां वहां पर बैठे लोग उन्हें घूर कर देख रहे थे। मालवी उन्हें इग्नोर करके गहरी सांस छोड़कर साहिल से बोली, सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे जानना है ये सब कब और कैसे हुआ, और तुम दोनों के बीच प्यार कब हुआ? मालवी चेहरे की हैरानी भरे भाव देखकर साहिल बोला, इन सारे सवाल का जवाब तुम्हें अभी अनिका देंगी, कहकर साहिल अपने फ़ोन में से अनिका को वीडियो कॉल किया। दूसरी तरफ से साहिल का नाम देख अनिका ने फ़ोन उठाया। साहिल जाकर मालवी के बगल के चेयर में बैठ फ़ोन स्क्रीन को दोनों के सामने कर दिया। वीडियो कॉल पर अनिका को इतने सालों बाद देख मालवी खुश होते हुए चिल्लाई, बोली, अनु, OMG मालू, तू और तू साहिल के साथ क्या कर रही है? तुम दोनों कब मिले? अनिका मालवी को साहिल के साथ देखकर सरप्राइज होकर बोली, वो सब छोड़ और मुझे ये बता, साहिल जो बोल रहा है क्या सच में तू साहिल से प्यार करती है या फिर ये बकवास कर रहा है मेरे सामने? मालवी साहिल को घूरते हुए अनिका से बोली। मालवी को साहिल को घूरता हुआ देखकर अनिका मुस्कुराते हुए मालवी से बोली, मालू,
वो कोई बकवास नहीं कर रहा है, हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मालवी अनिका के जवाब से हैरान होकर बोली, तुम दोनों ने कभी कॉलेज में एक दूसरे को आंख उठाकर नहीं देखा था, और तुम दोनों में प्यार कब हो गया? हाँ, मुझे सारी बातें जाननी है अभी। अरे मेरी अम्मा, सारी बातें वीडियो कॉल पर जानेगी क्या? मिलने का कोई इरादा है कि नहीं तेरा? 5 दिन बाद मेरी सगाई है और तुम भी हमारी सगाई में आ रही है, और ये बात मैं पूछ नहीं बता रही हूँ, यानी तुम्हें मेरी सगाई में आना ही है। मालवी, जो अभी थोड़ी सी मुस्कुरा रही थी, अनिका की बात सुन चुप हो गई। मालवी चेहरे की खामोशी देखकर साहिल अनिका से बोला, तुम टेंशन मत ले अनु, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, मैं हमारे शादी होने से पहले अपनी मालू को ढूंढ निकालूंगा। देख, वो मिल गई मुझे। अब तो हमारी सगाई में और मजा आएगा। अनिका खुश होकर बोली, हाँ क्यों नहीं, तीनों दोस्त मिलकर खूब धूम मचाएंगे। तभी अनिका की माँ पीछे से आवाज देने लगी, जिसे सुनकर अनिका फोन रखते हुए बोली, मालू अभी माँ बुला रही है, मैं फोन रख रही हूँ। और साहिल को देखकर बोली, इसका नंबर ले लेना, वरना ये फिर से मोहतामा गायब हो जाएगी। चल मैं रखती हूँ, बाय कहकर अनिका वीडियो कट कर दिया। साहिल फोन जेब में रखा और मालवी को देखा, जहाँ मालवी किसी सोच में डूबी हुई थी। मालवी? साहिल उसके सामने चुटकी बजाकर बोला, हाँ? कहाँ गुम हो गई थी तुम, और क्या सोच रही हो? साहिल उसे देखकर बोला। मालवी मायूस होकर साहिल से बोली, कुछ नहीं। मालवी की चेहरे की उदासी देखकर साहिल उसे समझाते हुए बोला, मालवी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर क्या तुम अपने दोस्त को आखिरी मौका देकर उसे अपनी गलती सुधारने का चांस नहीं दोगी? पहले तो मेरे दिल में तुम थी और आज भी हो, पर इस बार तुम सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त के रूप में मेरे दिल में हो। प्लीज़ मालवी, मेरे न सही अनिका की खुशी के लिए आ जाओ। वो तुम्हें इतने सालों बाद देखकर काफ़ी खुश हो गई है, उसके दोस्ती के खातिर तो तुम आ सकती हो ना? मालवी अपने दोस्त को साहिल किए की सज़ा अनिका नहीं दे सकती थी। इतने सालों बाद उसके दोस्त वापस उसके कांटेक्ट में आए थे, उसका भी मन अनिका से मिलने को हो रहा था। मालवी कुछ देर सोचकर साहिल से बोली, ठीक है, मैं तुम लोगों के सगाई फंक्शन अटेंड करने आ जाऊंगी। सगाई कहाँ पर होने वाली है? साहिल खुश होकर उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, शादी दिल्ली में होने वाली है। मैं तुम्हें अनिका का नंबर देता हूँ, वरना कहीं मैं भूल ना जाऊं। मालवी खुश होकर अपने बैग से फ़ोन निकालकर अनिका का नंबर लेने लगी। मालवी को अनिका नंबर देकर साहिल वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया। मालवी भी अपनी जगह खड़ी हो गई। साहिल मालवी को देखकर हाथ आगे बढ़ते हुए बोला, एक हग ना सही, लेकिन सगाई होने की खुशी में तुम कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हुए हाथ मिला सकती हो ना? मालवी थोड़ी हिचकिचाने लगी, लेकिन उसने आगे हाथ बढ़ाकर साहिल को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया। साहिल भी उसके हाथ मिलाने पर खुश हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू बोलकर मालवी का हाथ छोड़ दिया और उसे बाय बोलकर वहां चला गया। उसके जाते ही मालवी पीछे मुड़कर अपने चेयर पर बैठने वाली थी, तभी सामने उसे धानिश उसके तरफ आता हुआ नजर आया। धानिश ने साहिल कहीं उसके साथ देख तो नहीं लिया होगा, सोचकर मालवी हाथों में से पसीना निकलने लगा। दूसरी तरफ आरआर इंडस्ट्रीज में निहिर अपने काम में बिजी थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। निहिर ने फोन पर हाथ में लेकर देखा, जिस पर मीना ताई नाम था। निहिर ने फोन उठाकर कानों में लगाया। दूसरी तरफ से मीना ताई की घबराई आवाज आई, निहिर बाबा, वो ध्रुवी बेबी को चक्कर आकर बेहोश हो गई है और उन्हें तेज बुखार आया है। मैंने आपके कहे मुताबिक डॉक्टर को फोन करके बुलाया है, पर मुझे बेबी की हालत देख डर लग रहा है। आप प्लीज जल्दी घर आ जाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। निहिर ने उनकी बात सुनकर घबरा गया। वो जल्दी से बोला, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आया वहां। कहकर निहिर ने फोन कट कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक उसकी बेटी इतनी बीमार क्यों होती जा रही है। वो अपने ऑफिस निकलकर बाहर आकर कार खुद ड्राइव करके घर की तरफ जाने लगा। वहीं रावी के घर पर ध्रुव का बुखार दवाई देने पर कम हो गया था, पर कुछ घंटों बाद उसे फिर से बुखार आ गया और इस बार उसे बुखार तेज आया था। रीना ध्रुव के सिरहाने बैठकर उसके माथे को छूकर रावी से बोली, दी, ध्रुव को बुखार कम नहीं हो रहा है, क्या करें अब हम? रावी रीना को देखते हुए परेशान होकर बोली, रीना, गाड़ी निकालो, हम ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ बोलकर रीना अपनी जगह खड़ी होकर कमरे बाहर निकल गाड़ी निकालने के लिए चली गई। रावी ध्रुव को अपने गोद में उठाकर उसके शॉल ओढ़कर घर से बाहर लेकर आई। रिना कार में बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही थी। रावी ने रिना के गोद ध्रुव को देकर कार खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी कार हॉस्पिटल में रुकी। रिना ध्रुव को गोद में लेकर कार से बाहर उतर गई तो रावी हॉस्पिटल की पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करके वापस आई और ध्रुव को अपनी गोद में लेकर अस्पताल के अंदर चली गई। रावी ने फोन पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था।
रावी ध्रुव को लेकर डॉक्टर के केबिन में पहुंची। डॉक्टर जब ध्रुव को चेक किया तो ध्रुव को तेज बुखार था और कमजोरी से चेहरा पीला नीला पड़ गया था। डॉक्टर ने ध्रुव को चेक करने बाद रावी को देखकर कहा, आपका बच्चा ठंड की वजह से बीमार पड़ा है। क्या कल रात इसने कोई ठंडी चीज जैसे कुछ खा ली थी क्या? रावी डॉक्टर के सवालों जवाब देते हुए बोली, वो दरअसल कल रात ध्रुव स्विमिंग पूल में पानी में खेल रहा था। डॉक्टर रावी बात सुनकर बोली, ओह, इसलिए इतना तेज बुखार आया है आपके बेटे को। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए दवाई लिख देती हूँ। आप उसे खाना खिलाकर दवाई दे देना और ठंडी चीज से उसे दूरी रखना। बोलकर डॉक्टर ने ध्रुव के लिए दवाई की पर्ची रावी को दे दी। रावी ने अपने गर्दन हाँ में हिलाई कर दवाई की पर्ची और ध्रुव को लेकर डॉक्टर की केबिन से बाहर आ गए। दोनों थोड़ी देर बाद ध्रुव को लेकर घर वापस आ गई। रावी ध्रुव को उसके कमरे न ले जाकर अपने कमरे में ले आई और उसे खाना खिलाकर दवाई दे दी। कुछ समय बाद रिना को अपने कमरे बुलाकर ध्रुव का ख्याल रखने को कहा। रिना रावी के सवाल सुनकर बोली, दी आप कहाँ जा रही हो इस वक्त? वो मैं ध्रुव के लिए फ्रेश फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स लाने मार्केट जा रही हूँ। तब तक तुम ध्रुव का घर पर ध्यान रख लेना। रावी ने रिना के सवाल जवाब दिया, जिसे सुनकर रिना रावी से बोली, दी आप क्यों जा रही हो? घर की किसी मेड को भेज दो मार्केट में, वो लेकर आ जाएगी। रावी रिना को मना करते हुए बोली, नहीं, ध्रुव के लिए मुझे कुछ हेल्दी फूड भी बनाना है, जिसके लिए मुझे उन्हें लिस्ट निकाल कर देनी पड़ेगी, जिसके लिए वक्त लग जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं मार्केट जाकर खरीद कर लेकर आऊँ। ठीक है दी, पर जल्दी घर लौट आना, रिना फिक्र करते हुए रावी से बोली। बोलकर रावी कमरे बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ निहिर भागा भागा घर के अंदर आ गया और फौरन लिफ्ट में जाकर ध्रुवी की कमरे के तरफ गया, जहां पर पहले से पूरे डॉक्टर की टीम मौजूद थी। निहिर ध्रुवी पर गई, जहां उसकी फूल जैसी कोमल बच्ची को कमजोरी के कारण डॉक्टर ने उसके हाथों में ग्लूकोज की जिप लगाई थी और वो बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। निहिर अपनी बेटी की हालत को देख अपनी जगह जम सा गया। सुबह तो उसकी बेटी बिल्कुल ठीक थी और अचानक अब वो इस हालत में पुचक गई। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके दिल में हजारों ठीस उठीं। डॉक्टर अस्थाना निहिर के चेहरे के भाव परेशान देखकर बोले, मिस्टर अग्निहोत्री, रिलैक्स, आपकी बेटी ठीक है। सब उसे कल रात ठंड लगने की वजह से बुखार आया है और कमजोर होने की वजह से हम लोगों ने उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई है। थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएंगी, मैंने उसे दवाई दे दी है। ध्रुवी को कब होश आएगा? निहिर बेड की तरफ बढ़ाते हुए डॉक्टर से पूछने लगा। कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा, डॉक्टर अस्थाना निहिर को देखकर बोले। मिस्टर अग्निहोत्री, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मेरे साथ बाहर आ सकते हैं? निहिर ने एक नज़र ध्रुवी को देखकर डॉक्टर की ओर देख सिर हिला दिया। आज पहली बार निहिर गुस्सा न करते हुए शांत सा हो गया था, सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। कमरे बाहर आने बाद डॉक्टर अस्थाना निहिर देखकर थोड़े गंभीर भाव में बोले, मिस्टर अग्निहोत्री, बच्चे नाजुक कोमल फूलों की तरह होते हैं, जिनमें पोषक तत्व यानी कि पानी न मिलने पर फूल मुरझा जाते हैं। जैसे फूलों को पानी की ज़रूरत रहती है, उसी तरह एक बच्चे को भी अपनी माँ की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बच्चों के लिए माँ उनके लिए सबसे बड़ा पोषक तत्व माना जाता है। मैं ये बात इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि हम जब यहाँ आए तो हमें पता चला ध्रुवी भी अपनी माँ के लिए रो रही थी। डॉक्टर की बातें सुनकर निहिर के चेहरे के भाव बदल गए। वहीं डॉक्टर उसके चेहरे को देखकर कुछ सोच बोले, मिस्टर अग्निहोत्री, मैं आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर ध्रुवी मेरी पेशेंट है। उस नाते मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप उसकी माँ को घर लेकर आएं ताकि आपकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि इस वक्त उसे दवा के साथ साथ उसकी माँ की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे वो जल्दी से रिकवर कर सके। निहिर उनकी बातों पर ज़्यादा रिएक्ट ना करके जवाब दिया। डॉक्टर अपनी बात खत्म करके वहां से अपनी पूरी टीम के साथ अपने हॉस्पिटल में चले गए। उनके जाने के बाद निहिर कुछ सोचते हुए रावी को कॉल किया, पर हर बार की तरह रावी ने उसका कॉल इग्नोर कर दिया, क्योंकि रावी कार में ड्राइविंग कर रही थी, जिससे उसने कॉल को इग्नोर कर दिया। निहिर के 5 बार कॉल करने के बाद भी रावी कॉल नहीं उठाया, जिससे निहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने गुस्से में आकर अपने असिस्टेंट कार्तिक को फोन किया। कार्तिक ने झट से फोन उठाया, तभी वहां से गुस्से भरी आवाज आई, अभी के अभी मुझे उस भगौड़ी औरत के फ़ोन का लाइव लोकेशन चाहिए। वो इस वक्त इतनी कहाँ बिजी है, ये चेक करके मुझे 5 मिनट में उसका लाइव लोकेशन भेजो। बोलकर निहिर गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। कार्तिक ने भी 2 मिनट बाद राधी के फ़ोन का लाइव लोकेशन निहिर के फ़ोन पर भेज दिया। निहिर ने फ़ोन की नोटिफिकेशन घंटी बजी। निहिर रावी का लाइव लोकेशन चेक किया, जहां पर वो किसी मॉल में नजर आ रही थी। निहिर मॉल की लोकेशन देखकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, ये पागल औरत शॉपिंग करने गई है। इसे शॉपिंग करने के लिए टाइम है, पर मेरा एक फ़ोन कॉल उठाने के लिए इसको मौत आ रही है। कहते हुए उसकी पकड़ फ़ोन कस गई। तभी वहां मीना ताई निहिर के पीछे से बोली, निहिर बाबा, ध्रुवी को होश आ गया है, आप आकर उसे मिलिए।
निहिर पीछे पलटा और अपना सर झटककर ध्रुवी के कमरे के अंदर चला गया, जहां ध्रुवी उठने की कोशिश कर रही थी। जिसे देख निहिर जल्दी उसके पास जाकर बोला, ध्रुव बेबी, अभी आप कमजोर हो, सो जाओ, उठो मत। ध्रुवी निहिर को अपने कमजोर पड़े चेहरे से देखकर बोली, डैडी मॉमी कहाँ है? आपने कहा था आप मेरी विश जल्दी पूरी करेंगे, तो कहाँ पर है मॉमी? ध्रुवी की जिद पर निहिर हार चुका था। उसे कैसे भी करके आप अपनी बेटी के लिए ही उसकी माँ को लाना था। निहिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए ध्रुवी से बोला, मैं आपकी मॉमी लाने जा रहा हूँ। थोड़ी वक्त बाद आपकी मॉमी आपके सामने खड़ी होंगी। निहिर बात सुनकर ध्रुवी की आंखों में चमक आ गई। वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या सच में? फिर मॉमी, भाई, मामा, मासी हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे? फिलहाल के लिए आपकी मॉमी और भाई आपके साथ रहेंगे, थोड़े दिन बाद मैं आपके मामा मासी को भी लेकर आ जाऊंगा। निहिर बिना किसी भाव से बोला, ये सच्ची डैडी? ओके, तो पहले आप मुझे पंकी प्रॉमिस करो, आप जो कह रहे हैं वो आप करेंगे। ध्रुवी ने निहिर के आगे अपना नन्हा सा हाथ बढ़ा दिया। निहिर ध्रुवी के चेहरे को गौर से देखा, जो 2 मिनट में मॉमी के घर आने की खुशी में ही खिल उठा। निहिर ज्यादा न सोचकर गर्दन ध्रुवी के नन्हे हाथों में अपने हाथ कर उसे प्रॉमिस किया। जारी है। निहिर रावी की बहस। धानिश जैसे मालवी के पास आया, मालवी उसके चेहरे को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी, कहीं उसे साहिल को मिलते हुए तो देख नहीं लिया। धानिश उसके करीब आकर उसके कमरे में हाथ डालकर उसे 7 झटके से पलटा और सामने देख मुस्कुरा बोला, मिस्टर कपूर, मीट लवली माय वाइफ मिसेस मालवी धानिश अग्निहोत्री। धानिश मुस्कुराते हुए अपने पार्टनर को मालवी को उससे मिलाने लगा। मालवी आंखें बड़ी करके धानिश के नॉर्मल फेस को देखकर एक राहत की सांस ली और सामने खड़े इंसान देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी, जो धानिश का पार्टनर बिजनेस था, वो मालवी को मुस्कुराते हुए बोला, मिसेस अग्निहोत्री, आपके पति ने आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके खातिर उन्होंने हमारी मीटिंग आधे घंटे में ख़त्म कर डाली। और थोड़ा रुककर धानिश को देखकर बोले, वैसे मिसेस अग्निहोत्री, आप बहुत खूबसूरत दिखती हो। तभी धानिश हाथ मालवी कमर मजबूती से कसने लगे और ज़बरदस्ती टाइट मुस्कान से बोला, सही कहा मिस्टर कपूर आपने, मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत है तो मुझे डर लगता है कोई दूसरा आदमी आकर मेरी को बीवी मुझसे चुरा के न ले जाए। कहते हुए उसके हाथ मालवी के कमर पर कसते जा रहे थे। जहां मालवी सिर घुमाकर धानिश को देखने लगी, जहां धानिश चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सामने मिस्टर कपूर के होने पर मालवी अपने दर्द को अंदर दबाते हुए खड़ी रही। मिस्टर कपूर धानिश का जवाब बड़ा अटपटा लगा, पर वो कुछ न बोलकर मुस्कुराते हुए खड़े रहे। थोड़ी देर धानिश से बातचीत करते वो वहां से इज्जत लिए कैफे से चले गए। उसके जाने बाद धानिश के हाथ मालवी के कमर पर कसने लगे। उसका चेहरा अचानक से काला पड़ गया। वो मालवी के करीब जाकर कान में धीरे मगर सर्द आवाज में बोला, तुम उस साहिल से मिली? मालवी ने हल्का सिर घुमाकर धानिश के चेहरे को देखा, जो गुस्से से लाल हो चुका था। उसके चेहरे भाव कठोर हो गए थे। मालवी उसका चेहरा देखकर डर गई। वो कांपते होठों से बोली, मैं बस वो इतना बोल पाई थी। धानिश उसके कोनों में पास जाकर गुस्से से धीरे दांत पीसते हुए बोला, हाँ या ना में जवाब देना बस। जिसे मालवी अंदर से डर गई। मालवी उसे देखकर हाँ में गर्दन हिलाकर बोली, हाँ वो। उसका हाँ सुनकर धानिश गुस्से में पागल हो गया। वो उसका हाथ खींचते हुए वहां से उसे ले जाने लगा। मालवी अपना हाथ छुड़ाते हुए धानिश से बोली, धानिश मेरी बात सुनो, तुम जैसे समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं, साहिल बस मुझसे। धानिश को उस इंसान से बेइंतहा नफरत थी। वो मालवी के मुंह से उस इंसान का नाम भी लेना पसंद नहीं करता था। वो पीछे पलटकर मालवी के मुंह को कस पकड़कर गुस्से से दांत भेजकर बोला, उसका नाम तुम्हारे मुंह नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी जबान जला दूंगा मैं मालवी। कहकर मालवी का मुंह झटक दिया और उसे खींचते हुए कैफे के बाहर लाकर उसे कार की तरफ ले जाकर कार का दरवाज़ा ओपन कर मालवी को अंदर धकेल दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार वहां से तेज रफ्तार से भगाने लगा। मालवी इतनी डर गई थी कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी धानिश के चेहरे की तरफ देखने की। धानिश तेजी से कार को ड्राइवर कर रहा था और मालवी को गुस्से घूरे जा रहा था। मालवी धानिश गुस्से भरी नज़रों को महसूस कर पा रही, पर वो डरने के वजह से शांत बैठी रही। धानिश की कार 20 मिनट बाद धानी कॉरपोरेशन आ गई। गाड़ी के रुकते धानिश कार उतारकर मालवी की तरफ बढ़ गया और कार का डोर ओपन करके उसे खींचते हुए अपने केबिन पर्सनल प्राइवेट रूम ले गया। मालवी इस दौरान उसके हाथों को छुड़ाते हुए रोए जा रही थी, क्योंकि धानिश बड़ी मजबूती से उसके कोमल हाथों को पकड़कर रखा था, जिससे उसकी कलाई में दर्द हो रहा था। धानिश उसे रूम में ले जाकर रूम के डोर को लात मार के ओपन करके अंदर दरवाज़ा लॉक कर दिया और मालवी को जोर से धक्का दिया, जिससे मालवी लड़खड़ाकर सोफे पर गिर गई। धानिश गुस्से में अपने कोट के टाई को निकाल फेंक दिया और अपने सिविल को ऊपर चढ़ाकर उसके तरफ बढ़ने लगा। धानिश को अपनी ओर बढ़ता देख मालवी डर से कांपने लगी।
धानिश उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, फोन कहाँ है तुम्हारा? धानिश फोन के बारे में पूछने पर मालवी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। धानिश चिल्लाते हुए मालवी से बोला, मैंने पूछा फोन कहाँ है तुम्हारा? मालवी डरते हुए उसे बोली, बैग में है। धानिश उसे चेहरे से नजरें हटाकर नीचे देखा, जहां उसकी बैग सोफे होकर दूर तरह पड़ी हुई थी। धानिश उसके बैग को ओपन किया, उसमें रखा फोन बाहर निकालकर मालवी के सामने दीवार तेजी मार दिया, जिससे फोन के 2 हिस्से बढ़ गया। मालवी फोन तोड़ देने से चौंक गई। धानिश, ये क्या किया तुमने? कहकर सोफे से उठकर अपने फोन को देखने लिए बढ़ी तो धानिश गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। तुमसे किसने कहा था उसका नंबर लेने के लिए उसका? धानिश गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। धानिश ऐसे सवाल करने से मालवी उसे हैरानी से देखकर बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं भला उसका नंबर क्यों लूं? वो तो मुझे उसकी बात पूरी होने से पहले धानिश मालवी के चेहरे सहित पीछे बालों को कसकर पकड़ गुस्से से दांत भेजकर बोला, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें अपने बैग में से फोन निकालकर उसका नंबर नोट करते हुए देख लिया था, और तुम्हें मैंने पहले भी वार्न किया था कि तुम किसी को अपने आप को छूने नहीं देना। फिर भी तुमने उसे हाथ कैसे मिलाया? और तुमने उस इंसान को छूने दिया जिसे मैं हद से ज्यादा नफरत करता हूँ। हाँ बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम खुद जानती हो उसने तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश की थी, फिर भी तुमने उसे हाथ क्यों मिलाया? मालवी उसकी गुस्से आवाज सुन उसके पसीने छूटने लगे। धानिश की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। मालवी डरते हुए हिम्मत करके अपनी सफाई देते हुए बोली, धानिश छोड़ो मुझे, मैंने उसके हाथ मिला भी लिया तो इसमें मैंने कौन सा गुनाह कर डाला जिससे तुमने गुस्से में फोन को तोड़ दिया? दोस्त है वो मेरा, तुम्हें जाने से पहले वो मेरी जिंदगी में आया था, फिर बाद में तुम आ गए थे। मालवी की ऐसी बातें सुनकर धानिश का खून खौल उठा। वो उसके गाल मसलते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी जिंदगी में कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये बात जानने के लिए मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तुम सिर्फ इतना जान लो, तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ एक इंसान पर रुकती है, और वो मैं हूँ। मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, और आज तुमने जो मेरे वार्निंग को इग्नोर किया है ना, इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। बोलकर धानिश उसे बेड पर धकेल दिया और खुद उस पर आ गया। मालवी को खुद को संभालने का मौका तक नहीं मिला कि धानिश उसके होठों पर अपने गर्म होठ रखकर फोर्सफुली उसके होठों को किस करने लगा। वो उस किस में मालवी के साथ साहिल छुआ हुआ हाथ नजर आने लगा, जिसे धानिश गुस्से में उसके दोनों हाथों को अपनी उंगलियों से कसने लगा और फिर गुस्से में उसके होठों को बाइट करने लगा। दूसरी तरफ निहिर का दिमाग खराब हो गया था, जिससे वो अपने कार में बैठ रावी के कार के लोकेशन को चेक करते हुए ट्रैक करने लगा। रावी फ्रेश वेजिटेबल और सब्जियां लेकर अपने कार में बैठ घर की तरफ निकलने लगी। वो कुछ दूरी पर ही पहुंची थी कि उसके चारों ओर ब्लैक कलर की कार ने उसके कार का घेरा ले लिया। रावी इतनी शौक होकर उन सभी कार को देखने लगी। तभी निहिर के बॉडीगार्ड कार से उतरकर रावी के कार की तरफ आने लगे। उनमें से एक बॉडीगार्ड आगे जाकर रावी के कार की तरफ आया। रावी उसके बॉडीगार्ड को पहले से ही जानती थी, इसलिए उसके आते ही उसके कार के शीशे को नीचे किया कि उस बॉडीगार्ड ने तुरंत रावी के कार की चाबी निकाल दी। रावी के कुछ बोलने हुए तभी उसमें से एक ब्लैक कलर की BMW का दरवाजा खुला और निहिर बड़े रौबदार तरीके से उतरकर उसके कार की तरफ बढ़ा। रावी निहिर को सामने से आता देख हैरान रह गई। निहिर ने कार का दरवाजा ओपन करके उसे खींचते हुए बाहर निकाला, जहां रावी उसके इस हरकत पर चौंकते हुए बोली, ये क्या बेहुदा हरकत है आपकी? दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं क्या आपका? निहिर ने उसके जवाब को इग्नोर करके अपने जेब से गन निकालकर उसके माथे पर रख दी, जिसे देख रावी हैरान होकर आंखें बड़ी करते हुए उसे देखकर बोली, ये आप क्या कर रहे हो? आप पागल वागल हो गए हो क्या? निहिर डार्क एक्सप्रेशन के साथ रावी को घूरते हुए बोला, तुम अगर नहीं चाहती कि इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूं तो बिना सवाल जवाब किए चुपचाप मेरे साथ चलो। निहिर उसके हाथ को पकड़ अपने कार के अंदर ले जाने लगा। रावी उसके हाथों को छुड़ाते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? रुको, वो चिल्लाने लगी। निहिर उसकी आवाज़ अनसुनाकर उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया। ड्राइवर को कार स्टार्ट करने को कहा। निहिर के ऑर्डर को फॉलो करते ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रावी कार में विंडो पर अपने हाथों से मार बोली, ओपन द डोर मिस्टर अग्निहोत्री, क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेकर जाएंगे मुझे? तुम खुद देख लेना कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। निहिर बिना किसी भाव से उसके सवाल का जवाब दिया, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, छोड़िए मुझे, वरना मैं भूल जाऊंगी आप मेरे बच्चों के बाप हैं। आपको यहीं इसी कार में मौत के घाट उतार दूंगी। रावी गुस्से में निहिर को बोली। निहिर रावी जवाब सुन उसे घूर कर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम मुझे मौत के घाट उतारोगी? रियली? इतनी हिम्मत तुम्हारे में? तो चलो फिर दिखाओ क्या कर सकती हो तुम। रावी ने अपने हाथ उसे मारने के लिए उठाया था कि निहिर तेजी से उसका हाथ पकड़ उसके पीठ की तरफ घुमाकर उसे अपने चिपका दिया और कहा, अपनी ये बच्चों वाली फाइटिंग स्किल अपने पास रखो और थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करके चुपचाप मेरे साथ बैठो, वरना
वरना क्या क्या करोगे आप? वो इतना ही बोली थी, निहिर को उसके चिल्लाने से गुस्सा आ गया। उसने झट से कार के पार्टीशन का बटन प्रेस किया और रावी नाजुक होठों पर अपने पतले होठ रख दिए और उसे किस करते हुए उसके ऊपर आ गया। रावी उसके ऐसे बर्ताव से हैरान हो गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। निहिर उसे गुस्से नहीं किस कर रहा था, क्योंकि उसे जरा भी पसंद नहीं कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे। रावी के शब्दों को सुन ड्राइवर भी हक्का बक्का रह गया। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं उनके सामने मुंह के खोलने की, और ये लड़की तो उनके बॉस को मारने की धमकी दे रही है। रावी उसके ऊपर आने से पूरे तरह से सीट पर दब गई। एक तो निहिर उसे किस कर रहा था, जिससे वो सांस नहीं ले जा रहा था, ऊपर से उसके शरीर वजन से उसे सांस लेने में और दिक्कत होने लगी। उसके गठीले शरीर के भार से वो हिल भी नहीं पा रही थी। 10 मिनट किस में ही उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसकी सांसों को उखड़ता देख निहिर का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उसने रावी की हालत को देखकर ऊपर उठ उसे सिंधा किया और पास में पड़े पानी बोतल को खोल उसके मुंह पर लगाई। रावी को पानी की जरूरत थी। उसने बोतल से पानी पी लिया। जल्दी जल्दी पानी पीने की वजह से उसे खांसी आ गई। वो पानी छोड़ खांसने लगी। उसको खांसता हुआ देख निहिर को उसकी फिक्र होने लगी। आराम से पियो पानी, भाग नहीं जा रहा है तुम्हारी तरह, निहिर उसकी पीठ सहलाने हुए बोला। खांसते हुए अपने होश में आई और थोड़ी देर पहले हुआ उसे याद करते हुए गुस्से में आकर निहिर का हाथ छटकते हुए बोली, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की, मुझे किस करने की? आप अपने आप को समझते क्यों नहीं? रावी की बात सुन निहिर उसके चेहरे को पकड़ हुए करीब लाकर बोला, अब तुमने अपने मुंह से और कुछ कहा ना, तो मैं तुम्हें फिर से किस करूंगा। तो अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं किस से ज्यादा और कुछ कर दूंगा। कहते हुए निहिर उसे बुरी तरह से घूरने लगा। रावी उसकी आंखों में आंख डालकर गुस्से में बिभरते हुए बोली, आप ऐसा कुछ सोचना भी मत, डरती नहीं हूं आपसे। जो आप कहोगे तो मैं शांत बैठकर चुपचाप आपकी बात मान लूंगी और आपको मेरे ऊपर अपनी मनमानी करने दूंगी। एक तो आप जबरदस्ती मुझे अपने साथ उठाकर लेकर आए हो और ऊपर से मुझ पर ऑर्डर झाड़ रहे हो। निहिर उसके बातों का जवाब दे पाता, इससे पहले निहिर के जेब में रखा फोन बज उठा। निहिर एक नजर रावी को घूरकर अपना फोन उठाया तो सामने से ध्रुवी की सोने की आवाज सुनाई दी। फोन के दूसरी ओर से मीनाताई बोली, निहिर बाबा, आप कहाँ हो? ध्रुवी बार बार अपनी माँ के बारे में पूछ रही है और रो रही है। उसने कुछ खाया भी नहीं है। वो कह रही है कि उसकी माँ के आने के बाद ही खाना खाकर अपनी दवाई लेगी। मेरे समझाने पर भी वो नहीं मान रही है। आप कब तक घर आ जाओगे? मैं बस पहुँच रहा हूँ, आप उसका ख्याल रखिए, मैं आ रहा हूँ, बोलकर निहिर फोन कट कर दिया। रावी जो उसे जलती नजरों से घूर रही थी, उसके कानों पर ध्रुवी की आवाज सुनाई दी। वो ध्रुवी की परवाह करते निहिर से पूछने लगी, क्या हुआ ध्रुवी को? मेरी बच्ची रो क्यों रही थी? वो क्या किया तुमने उसके साथ जिससे वो इस तरह से क्यों रो रही थी? रावी की बात सुन निहिर चिढ़कर बोला, पागल औरत, क्या बके जा रही हो? मैं अपनी बच्ची के साथ क्या कर सकता हूँ, जबकि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ बैठा हूँ। तो ध्रुवी फोन पर क्यों रो रही थी? क्या हुआ उसे? किस लिए रो रही थी मेरी बच्ची? रावी चिढ़ते हुए निहिर से बोली, वो तुम्हारे लिए रो रही थी, तुम्हें अपने पास देखना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जा रहा हूं। तो अब अपना मुंह बंद करके शांत पड़ी रहो। निहिर उसे तपाकर जवाब दिया। जारी है, क्या रावी अपनी बेटी की खातिर निहिर के साथ रहने के लिए मान जाएगी? कौन है साहिल और दानिश उसे इतनी नफरत क्यों करता है? क्या किया था उसमें मालवी के साथ? बड़ी बड़ी आंखें। कुछ देर में निहिर की कार उसके मैंशन पर पहुंच गई। रावी अभी भी निहिर के साथ लड़ रही थी, जिससे उसने बाहर ध्यान नहीं दिया। निहिर उसे देखकर चिढ़ते हुए बोला, मुंह बंद करो और नीचे उतरो। रावी उसकी बात सुनकर मुड़कर विंडो से बाहर देखने लगी, जहां उनकी कार एक बड़े से मैंशन के दरवाजे पर रुक थी। रावी उसे आलीशान मैंशन को देखने में बिजी थी। निहिर कार से उतरकर उसके साइड का डोर ओपन किया। आसपास के सिक्योरिटी गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स अपने बॉस को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आज से पहले निहिर ने अपने दादा दादी जी के अलावा किसी इंसान के लिए कार का दरवाज़ा खुला नहीं था। रावी पहली लड़की थी जिसके लिए निहिर कार का दरवाज़ा खुला था। निहिर दरवाज़ा ओपन किया और रावी को हाथ पकड़कर बाहर निकला। रावी मैंशन देखने में बिजी थी। उसे ध्यान नहीं रहा निहिर उसका हाथ पकड़ रखा था। वो भी उसके हाथ को पकड़कर बाहर आ गई। निहिर की नज़र इस पास खड़े गार्ड्स पर गई जो उसे और रावी को देख रहे थे। जिसे निहिर उन्हें कोल्ड एक्सप्रेशन देकर घूरा तो गार्ड्स ने तुरंत अपनी नज़रें नीचे झुका ली। रावी को एहसास हुआ किसी ने उसके कोमल मुलायम हाथ को मजबूती पकड़ रखा था, तो उसकी नज़र अपने हाथ पर गई जहां निहिर उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो अपनी पकड़ ढीली कर दिया तो रावी तुरंत वहां से भाग जाएंगे। रावी ने गुस्से में अपने हाथ झटकते हुए बोली,
मिस्टर अग्निहोत्री, लीव माई हैंड। इस पर निहिर उसके बातों को इग्नोर करके उसे मैंशन के अंदर ले गया। रावी अंदर आते ही उसके हाथों से छुटने के लिए झटपटाना रही थी, जिससे निहिर ने गुस्से में घूरकर झटके से अपनी पीठ पर उठाकर लिफ्ट के अंदर ले गया। उसके इस तरह उठाने से रावी को और गुस्सा आने लगा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर निहिर के पीठ पर मुक्के बरसाने लगी, पर उसके कोमल मुलायम हाथों के मुक्के निहिर के पीठ पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी पीठ पर मसाज करते हुए मुक्के बरसा रहा हो। लिफ्ट का दरवाज़ा तीसरी मंजिल पर खुला और निहिर उसे अपने पीठ पर उठाए बाहर निकला और उसे नीचे उतार दिया, जिससे रावी गुस्से में उस पर चिल्लाने वाली की। निहिर उसके मुंह पर हाथ रख बोला, अपना हुलिया ठीक कर दो, वरना मेरी बेटी को पता चलेगा कि मैं उसके मॉमी को ज़बरदस्ती को उठाकर लेकर आया हूँ तो वो मुझ पर नाराज़ हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। अभी वो बीमार है, इसीलिए मैं उसे परेशान नहीं दे सकता। रावी गुस्से में निहिर के हाथ को जोर से काट लिया। निहिर ने झट हाथ हटाते हुए जोर चिल्लाकर बोला, आह व्हाट द जंगली बिल्ली कहीं की, कितने नोकील दांत है तुम्हारे, ब्लडी वाइपायर। बोलते हुए अपने हाथ को देखने लगा जहां पर रावी के दांत के निशान उसके हाथों में गड़ चुके थे। निहिर अभी अपने हाथ को देख रहा था कि रावी ने गुस्से में आकर निहिर के शूज पर अपनी हील्स की नोक से जोर गड़ा दिया और एक पैर से किक मारकर उसे नीचे गिरा दिया। निहिर को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो कर्राहते हुए नीचे गिर पड़ा। रावी उसे वहीं छोड़ ध्रुवी दौड़ते हुए के कमरे में चली गई। फ्लोर पर डस्टिंग करने आई मेड अपने बॉस के हालात को देख आंखें और मुंह फाड़े रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो उन्होंने अभी देखा, क्या वो सच था? जिस इंसान के सामने जाने से या बात करने के लिए डर जाती थी, वही कोई और लड़की ने उसके मालिक को लात मार के नीचे पटक चली गई और वो लड़की अभी तक सांस ले रही है। वहीं निहिर गुस्से में खड़ा हुआ, तभी उसके फ़ोन बजा। निहिर गुस्से में फ़ोन उठाते हुए ज़ोर से बोला, व्हाट? उसकी आवाज़ सुन मेड तुरंत होश में आकर वहां से जान बचाते हुए भाग गई। निहिर की गुस्से भरी सुन कार्तिक घबराई आवाज़ में बोला, बॉस, वो आपने जो कहा था वो काम हो गया है, डॉक्यूमेंट्स रेडी है। कार्तिक की बात सुन निहिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, डॉक्यूमेंट्स लेकर तुरंत मेरे घर पर आ जाओ। कहकर निहिर ने गुस्से में उसने फ़ोन कर दिया। ध्रुवी बेबी, रावी धीरे से ममता भरी आवाज़ से उसे कमरे अंदर दाखिल होते हुए बोली। ध्रुवी, जो मीना ताई के हाथ से सूप ना पीने के लिए नखरे कर रही थी, अपनी मॉमी की आवाज़ सुन अपनी नज़रें ऊपर करके देखा और खुशी से चहकते हुए बोली, मॉमी, कहकर अपने बेड से उछलकर रावी से लपक गई। रावी ने ध्रुवी को कसकर अपने आगोश में भरकर बोली, ओ माय बेबी, क्या हुआ आपको? आप इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? और थोड़ी देर पहले मैंने आपकी रोने की आवाज़ सुनी। आप बताइए मुझे, आप इस तरह से क्यों रो रही थी बेबी? हाँ? रावी अपने बेटे का एक हाथ पर किस करते हुए पूछने लगी, तो ध्रुवी प्यार सी आवाज़ में बोली, वो मॉमी, मैं आपको मिस करते हुए रो रही थी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी मॉमी। अच्छा वो आप आ गईं। लेकिन आपने कितना इंतज़ार करवाया मुझे, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। क्या डैडी आपको लेने आए थे? क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था वो आपको लेने जा रहे हैं और वो आपको ही लेकर आएंगे। रावी का गुस्सा ध्रुवी लेकर खत्म हो चुका था, जिससे वो उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, एस बेबी, तुम्हारे डैडी मुझे यहाँ लेकर आए हैं। तुम अब कैसा फील रह रही हो? तुमने कुछ खाया? रावी अपनी बेटी की फिक्र करते हुए बोली, नहीं मॉमी, मुझे आपके हाथ से सूप पीना है। रावी अपने बेटे के गालों पर किस किया, तभी उसकी नज़र मीना ताई पर गई, जो उसे हैरान नज़रों से देख रही थी। रावी हल्की मुस्कान से मीना ताई को देखकर बोली, जी, आप कौन? रावी सवाल पूछने पर मीना ताई अपने होश में आते हुए बोली, मैं मीना ताई हूँ, ध्रुवी की केयर टेकर हूँ। निहिर बाबा ने खास तौर पर ध्रुवी के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। कहकर मीना ताई उसे करीब जाकर उसके चेहरे को देखने लगी और रावी के चेहरे को देखकर फिर से बोली, क्या आज से पहले हम कभी मिले हैं? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। आपकी ये आंखें को मैंने पहले भी कहीं देखा है, पर ठीक से याद नहीं आ रहा है। बेटा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मीना ताई के अजीब से सवाल पर रावी उन्हें आश्चर्य भरे नज़रों से देख रही थी। वो तो उन्हें आज ही मिली है और आज उन्हें देखा है, फिर ये औरत ऐसे क्यों बात कर रही हैं? शायद इन्हें कोई बहम हुआ होगा, रावी अपने मन में सोचने लगी और उनसे बोली, जी आंटी, वो मेरा नाम रावी है। ये सुन मीना ताई कुछ नहीं कहा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा नाम है बेटा तुम्हारा, आप ध्रुवी बेबी को सूप पिला दीजिए, मैं अभी आई। कहकर मीना ताई कमरे बाहर चली गई। रावी उनके जाने के बाद ध्रुवी को प्यार से बेड पर बिठाकर सूप पिलाने लगी। दूसरी तरफ धानी कॉर्पोरेशन में मालवी के कोमलों के आंसू सूख चुके थे।
उसके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। उसके शरीर हर जगह खरोच और काटने के निशान साफ नजर आ रहे थे। मालवी ने साहिल से जिस हाथ से हाथ मिलाया था, उसे हाथ को दानिश ने इतनी मजबूत कसा था जिससे उसके हाथ की उंगलियों में हिलाने से भी दर्द हो रहा था। मालवी जैसे तैसे करके बेड पर उठ बैठी, तब उसके कमर को किसी भारी हाथों ने जकड़ रखा था। मालवी ने देखा दानिश उसे मजबूती से जकड़ रखा था। दानिश का चेहरा दूसरी तरफ होने से मालवी को लगा दानिश सो रहा होगा, इसीलिए मालवी ने अपने कमर पर दानिश का हाथ हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो दानिश झट सिर घुमाया, उसके हाथ को पकड़ अपने कमर को पकड़ अपने तरफ खींच लिया और उसके कानों में धीरे से बोला, मुझसे दूर जाने की कोशिश भूल से भी मत करना मालवी, इतना आसान नहीं है दानिश अग्निहोत्री से दूर जा पाना। बोल उसके गले पर किस करने लगा। मालवी दानिश की हरकत से अंदर तक टूट चुकी थी, जिससे वो धीरे धीरे में सिसकते हुए बोली, अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा? तुमने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालकर खुद को शांत कर लिया ना, तो अब मुझे छोड़ दो, कहकर उसके हाथों को हटाने लगी। मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है मालवी, मेरा गुस्सा तब शांत होगा जब साहिल हमेशा के लिए दुनिया से जा चुका होगा, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। दानिश बिना किसी भाव से मालवी से बोला। ये सुन मालवी की आंखें बड़ी हो गईं और हैरानी से पलटकर उसे देखने लगी। कहना क्या चाहते हो तुम? मालवी कांपते होठों से दानिश से कहने लगी। मालवी कांपते होंठ को देखकर दानिश उसके होंठों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए तिरछी मुस्कान से बोला, यही कि मैं उसे जान से मार दूंगा। मैंने पहले भी उसका एक्सीडेंट करवा था, बदकिस्मत से भगवान उसे बचा लिया, पर अब उसने तुम्हारी जिंदगी वापस आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो खुद भगवान नीचे आए तो भी उसको मरने से कोई नहीं पाएंगे। मालवी दानिश की आंखों में अपने लिए पागलपन देख रही थी। मालवी को उसे देख और ज्यादा डर लगने लगा। मालवी को यकीन नहीं हो रहा था दानिश ऐसा कुछ भी कर सकता है। मालवी हैरान नजरों से दानिश को देखकर हकलाते हुए बोली, तुम्हारे कहने मतलब ये है कि 6 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ वो? दानिश मालवी की बात बीच में काटते हुए उसकी आंखें में देखकर बोला, वो मैंने ही किया था। जिसे सुन मालवी दिल में दर्द होने लगा। उसकी आंख के कोनों में धीरे से आंसू बाहर निकलकर गाल पर आया। उसने कभी सोचा नहीं था दानिश इस हद तक जाकर किसी की जान भी ले सकते हैं। भले ही साहिल ने उसे गलत तरीके से पाना चाहता था, पर था तो उसका दोस्त, एक ऐसा दोस्त जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी, जिससे अपने हर दुख दर्द बांटा कर दी थी। दानिश मालवी की बेबस आंसू को साफ करते हुए बोला, तुम्हें सजा मिल गई मालवी, जिससे अब तुम हिम्मत नहीं करोगी उस साहिल से बात करने की या उसे कांटेक्ट करने की। कहकर दानिश बिस्तर से उठकर बैठ गया और फ़ोन को हाथ में लेकर अपने बॉडीगार्ड्स को फ़ोन करके साहिल को पकड़ लाने का ऑर्डर दिया और फ़ोन कट कर दिया। मालवी फ़ोन पर हुई दानिश बात सुन घबरा जाती गई। मालवी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मालवी इतना जान चुकी थी दानिश जो कहता है वो करता है। वो साहिल की जान बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। मालवी अपनी दोस्त को अपनी वजह मरता हुआ नहीं देख सकती थी। मालवी दानिश का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, दानिश प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो साहिल की इसमें दानिश ने उसके बालों पकड़कर अपने करीब लाकर दांत भींच कर बोला, मैंने कहा था तुम्हारे जुबान में फिर उसका नाम नहीं आना चाहिए, बोला था कि नहीं? फिर क्यों बार बार तुम मुझे गुस्सा करने के लिए मजबूर कर रही हो? दानिश गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। दानिश देखो, वो मुझसे मिलने नहीं आया था, वो एक इत्तेफाक से मुझे वहां मिला। उसका कोई इरादा नहीं था मेरे साथ कुछ गलत करने का, वो तो अपनी सगा। मालवी अपनी सफाई पूरी कर पाती कि उसे पहले दानिश उसकी बातों को बीच में काटते हुए गुस्से में गुराहते हुए बोला, मुझे उसके बारे में नहीं जानना कि वो तुम्हें इत्तेफाक से मिला या किसी दूसरे इरादे से। उसने तुमसे मिलकर अपनी मौत को न्याता दिया है, जिसे अब कोई नहीं बचा सकता है। कहकर वो बेड से उठ खड़ा हुए बाथरूम की तरफ जाने लगा। अगर सचमुच दानिश ने साहिल को जान से मार दिया तो उसकी दोस्त अनिका का क्या होगा? वो तो अपनी सगाई के लिए कितनी बेताब है, कितने सारे सपने सजाकर बैठी है। मालवी के सामने अनिका चेहरा नजर आया, जो अपनी सगाई होने से कितनी खुश होकर उसे अपनी सगाई पर बुला रही थी। उसे अपने आप को गलत बताकर साहिल की जान को बचाना का बचा होगा। यही सोचकर उठ खड़ी हुई मालवी अपने अंदर हो रहे शरीर के दर्द को भूलकर वहां की चादर लपेटे हुए जल्दी से उसके सामने खड़ी हो गई और उसके पीछे जाकर बोली, दानिश प्लीज उसके साथ ऐसा मत करना, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं अनजान में उसे टकरा गई थी, वो मैं थी जिसने उसे रोक लिया था, मैंने ही उसे अपना नंबर देने के लिए फोर्स किया था। उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे जाने दो। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, मैं आज के बाद उसे कभी नहीं मिलूंगी,
प्लीज उसे कुछ मत करो, दानिश प्लीज। मालवी बात सुनेकर दानिश शांत हुआ, गुस्सा फिर उभर आया। मालवी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो उसे कैसे धोखा दे सकती है। दानिश गुस्से में मालवी के गले को पकड़कर करीब लाकर आंखें में आंखें डालकर बोला, अगर तुम नहीं चाहती जो थोड़ी पहले मैंने तुम्हें दर्द दिया था वो फिर दूं, तो मेरे रूम में से आने से पहले यहाँ से दफा हो जाना, वरना मैं तुम्हारी वो हाल करूंगा तुम अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं बचोगी। कहकर दानिश गुस्से से उसे देखकर बाथरूम में घुस गया। मालवी उसे आंसू पोंछे अपने दर्द को दबाते हुए कपड़े पहनकर रूम से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ रावी ध्रुवी को खाना खिलाकर दवाई देकर सुलाने लगी। दवाई के असर ने ध्रुवी को नींद आ गई। तभी कमरे का दरवाजा ओपन हुआ और नेहर अंदर आया। मेरी बेटी सो गई? नेहर रावी देखकर पूछने लगा। रावी मुंह बिचकाकर नेहर बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, जैसा कि मुझे पता है आपके पास 2 आंखें हैं जिससे आप सामने सो रही बच्ची को देख सकते हो, तो आपको मुझसे पूछने की क्या जरूरत आ पड़ गई। रावी के उल्टा जवाब सुनकर नेहर तेज आवाज में बोलकर उसके पास आया। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें मैं? रावी उसे देखकर घूर होंठ पर उंगली रख ध्रुवी को देख शांत रहने का इशारा करती है। नेहर रावी को ध्रुवी को देखकर है उसकी आवाज सुनकर हिलने लगी थी। नेहर अपनी मुट्ठी को कसकर भींच ध्रुवी को रावी से धीरे आवाज में बोला, तुम्हें हमेशा मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब क्यों बात करती हो? क्या यही तुम्हारी आदत है? तुम सीधे मुंह जवाब नहीं दे सकती? अगर दोगी तो तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा क्या? कहकर नेहर उसे गुस्से में घूरने लगा। रावी नेहर को देख घूरते हुए बोली, दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको देना जरूरी नहीं समझती। नेहर को सामने खड़ी बदतमीज औरत पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसके पास जाकर उसके मुंह में हाथ रख उसे कमरे में बाहर लेकर आया। रावी बाहर आते ही गुस्से में उसका हाथ झटककर उस पर बरसते हुए बोली, आपके दिमाग की वायरिंग ठीक नहीं है क्या मिस्टर अग्निहोत्री? बार बार पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं जो सुबह सुबह आप इस तरह की हरकतें करी जा रहे हैं। कभी मेरा मुंह दबा रहे तो कभी मुझे पीठ पर उठाकर नचा रहे हैं। नेहर रावी के बातों को इग्नोर करके उसे खींचते हुए अपने स्टडी रूम में लेकर आया। रावी नेहर के हाथों को मारते हुए बोली, क्या करने लेकर आए हो आप मुझे? छोड़ो। वो इतना ही बोली थी कि नेहर टेबल पर रखे कागज उसके मुंह पर चिपकते हुए बोला, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करके पढ़ो इसे, और फिर पढ़ने के बाद अपना मुंह खोलना। रावी मुंह चिपके कागज टुकड़े देख नेहर से पूछा, क्या है इसमें? तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का मुंह है और 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं जिसे तुम खुद देखकर पढ़ सकती हो, और तुम इतनी तो पढ़ी लिखी हो कि खुद के मुंह से पढ़कर समझ सकती हो इसमें क्या लिखा है। नेहर उसे ही जैसा उसे उल्टा जवाब दिया। रावी उसे घूरकर डॉक्यूमेंट्स को हाथ में लेकर पढ़ने लगती है, जो मैरिज सर्टिफिकेट का था, और उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखे गए थे जब रावी ने उससे शादी करने की मांग रखी थी। सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद रावी कुछ सोचने लगी। उसको घोर विचार में डूबता देख नेहर की आंखें सिकुड़ गईं। वो चिढ़ते हुए बोला, अब क्या हुआ जो तुम इतनी सोच रही हो, और ऐसे क्या खड़ी होकर सोच रही हो जैसे मैंने तुमसे तुम्हारी दोनों किडनी मांग ली हो? रावी उसे देखकर गंभीर स्वर में नेहर से बोली, मैं अपने बारे में नहीं सोच रही, मैं अपने भाई बहन के बारे में सोच रही थी। अगर मैं शादी करके आपके साथ रहने के लिए आ गई तो वो दोनों अकेले मेरे बिना कैसे रहेंगे? माँ पापा उनकी जिम्मेदारी मुझ देकर गए हैं, जिसे मैं उनको छोड़कर नहीं आ सकती। नेहर को उसके बातों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वो रावी का गला दबा दे। एक तो उसने उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया, और ऊपर से ये औरत उसे नखरे दिखा रही है। रावी अपनी बातों को जारी रखते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले में क्या आप मुझे मेरे दोनों भाई बहन को अपने साथ रखने की इजाज़त दोगे? नेहर कुछ देर उसे घूर देखने लगा, फिर कुछ सोचते हुए आराम से बोला, ओके, तुम अपने भाई बहन को यहाँ हमारे साथ लेकर आ सकती हो, पर बदले में मुझे जो चाहिए वो तुम्हें देना होगा। रावी उसे घूर कर उन डॉक्यूमेंट्स को हाथ में लिए उसकी तरफ देख बोली, आपको इस डॉक्यूमेंट्स पर लिखे गए टर्म एंड कंडीशन को छोड़कर जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। नेहर उसके बातों का जवाब देते हुए बोला, मुझे जो चाहिए वो मैं बाद में मांग लूंगा, फिलहाल तुम साइन कर दो। रावी उसे देखा, फिर वहां से पेन लेकर साइन कर दिया, जिसे देखकर नेहर के होंठ कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो गया हो। जारी है, क्या सोचकर मुस्कुरा रहा था नेहर? ऐसी कौन सी चीज मांगने वाला है नेहर? क्या दानिश मालवी बात सुनकर साहिल को छोड़ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए